चिड़िया की भाषा। अकबर और बीरबल की एक अनकही दास्तां। एक अनोखी सुबह और एक अजीब सपना। आगरा के किले में एक सुबह ऐसी थी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली थी। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने नरम बिस्तर पर सो रहे थे जब उन्हें एक अजीब सपना आया। उन्होंने देखा कि उनकी घनी और शाही दाढ़ी, जिस पर उन्हें बड़ा नाज था, उसमें से एक सुनहरी चिड़िया निकली और फुर्ती से उड़कर हवा में गायब हो गई। चिड़िया की चमक ऐसी थी मानो सूरज का एक टुकड़ा ही उनकी दाढ़ी में छिपा हो। अकबर की नींद टूट गई और वह पसीने से भीगे हुए बिस्तर पर बैठ गए। उन्हें यह सपना बहुत ही अजीब और बेचैन करने वाला लगा। दिन चढ़ा और शहंशाह अकबर अपने भव्य दरबार में तशरीफ लाए, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा की तरह रौनक नहीं थी। उनकी आंखों में एक गहरी सोच और परेशानी साफ झलक रही थी। दरबार के सभी अमीर और मंत्री, जो रोज शहंशाह का हंसता हुआ चेहरा देखने के आदी थे, आज उन्हें इस हाल में देखकर हैरान थे। सब एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे, आज जहांपनाह को क्या हो गया है? इतने खामोश और उदास तो हमने उन्हें कभी नहीं देखा। अकबर ने अपनी भारी आवाज में कहा, आज हम बहुत परेशान हैं। हमने रात एक सपना देखा है जो हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है। यह सुनकर सभी दरबारी और भी उत्सुक हो गए। अकबर ने अपना सपना सुनाया। हमने देखा कि हमारी दाढ़ी से एक सुनहरी चिड़िया निकली और आसमान में उड़ गई। हमें इस सपने का मतलब समझ नहीं आ रहा है। क्या आप में से कोई है जो हमें इस सपने का अर्थ बता सके? दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी को भी इस अजीब सपने का कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था। कुछ चापलूस दरबारियों ने अपनी अपनी अटकलें लगानी शुरू कर दी। एक ने कहा, जहांपनाह, यह तो बहुत ही शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपका यश और कीर्ति सोने की चिड़िया की तरह पूरी दुनिया में फैलेगा। दूसरे ने कहा, हुजूर, यह सपना बताता है कि आपको कोई बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला है। लेकिन अकबर को किसी की भी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि यह कोई गहरी बात है जिसे ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। उनकी नजर अपने सबसे चतुर और प्रिय मंत्री बीरबल पर पड़ी, जो हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए खड़े थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हारे पास हमारे इस सपने का कोई जवाब नहीं है? बीरबल ने अदब से झुककर कहा, आलमपनाह, सपने तो मन की कल्पना होते हैं, लेकिन अगर आप इतना जोर दे रहे हैं तो इसका कोई न कोई मतलब जरूर होगा। मुझे लगता है कि यह सपना आपके दरबार से ही जुड़ा हुआ है। अकबर ने हैरानी से पूछा, हमारे दरबार से? वो कैसे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, दाढ़ी आपकी शान है और आपका दरबार आपकी इज्जत। सपने में दाढ़ी से चिड़िया का उड़ जाना यह संकेत देता है कि आपके दरबार में कोई ऐसा है जो आपकी शान और इज्जत के साथ खेल रहा है। अकबर को बीरबल की बात में दम लगा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम साफ साफ कहो, तुम क्या कहना चाहते हो? बीरबल बोले, जहांपनाह, मुझे लगता है कि आपके दरबार में कोई ऐसा मूर्ख है जो आपकी बातों पर आंख बंद करके विश्वास कर लेता है और अपनी अक्ल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता। यह सुनहरी चिड़िया उसी मूर्खता का प्रतीक है जो आपके इर्द गिर्द मंडरा रही है। दरबार में फिर से कानाफूसी शुरू हो गई। सभी दरबारी एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बात तो दिलचस्प है, लेकिन हम यह कैसे पता लगाएंगे कि वह मूर्ख कौन है? बीरबल ने कहा, हुजूर, यह बहुत आसान है। मैं कल दरबार में उस सुनहरी चिड़िया को पकड़कर लाऊंगा। यह सुनकर सभी दरबारी हैरान हो गए और कुछ तो हंसने भी लगे। एक दरबारी, जिसका नाम गुलफाम था, वह मन ही मन बीरबल से बहुत जलता था। उसने सोचा कि बीरबल अब बुरी तरह फंसेगा। सपने की चिड़िया को कोई कैसे पकड़ सकता है? सुनहरी चिड़िया की खोज अगले दिन दरबार लगा और सबकी नजरें बीरबल को ढूंढ रही थीं।
बीरबल दरबार में आए और उनके हाथ खाली थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, कहाँ है तुम्हारी सुनहरी चिड़िया? तुम तो उसे पकड़कर लाने वाले थे। बीरबल ने कहा, हुजूर, चिड़िया तो यहीं दरबार में ही छुपी हुई है। मुझे शक है कि वह किसी दरबारी की दाढ़ी में जाकर छिप गई है। यह सुनकर दरबार में ठहाके गूंज उठे। सभी दरबारी अपनी अपनी दाढ़ियों पर हाथ फेरने लगे। अकबर भी मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम भी कमाल करते हो। भला किसी की दाढ़ी में चिड़िया कैसे छिप सकती है? बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहांपनाह, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं अभी साबित कर देता हूँ। उन्होंने अकबर से इजाजत लेकर एक एक दरबारी के पास जाना शुरू किया और उनकी दाढ़ी को गौर से देखने का नाटक करने लगे। बीरबल हर दरबारी के पास जाते और उनकी दाढ़ी को ध्यान से देखते। दरबारी भी मजे ले रहे थे। लेकिन जैसे ही बीरबल गुलफाम के पास पहुंचे, वह घबरा गया। उसे लगा कि कहीं सच में उसकी दाढ़ी में कोई चिड़िया न हो। उसने डर के मारे अपनी दाढ़ी को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और उसे छिपाने की कोशिश करने लगा। बीरबल जोर से हंसे और अकबर से बोले, हुजूर, मिल गई चिड़िया। यह देखिए, गुलफाम ने अपनी दाढ़ी में चिड़िया को कैसे छिपा रखा है। सारा दरबार गुलफाम की इस हरकत पर ठहाके मारकर हंस पड़ा। अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। गुलफाम शर्म से पानी पानी हो गया। अकबर ने हंसते हुए पूछा, बीरबल, इसका क्या मतलब है? बीरबल ने कहा, आलमपनाह, मैंने कल ही कहा था कि आपके दरबार में कोई ऐसा मूर्ख है जो बिना सोचे समझे किसी भी बात पर यकीन कर लेता है। गुलफाम ने मेरी बात पर यकीन कर लिया और यह मान लिया कि सच में उसकी दाढ़ी में चिड़िया छिपी हो सकती है। यही वह मूर्खता है जो सुनहरी चिड़िया बनकर आपके सपने में आई थी। एक अकबर बीरबल की इस चतुराई से बहुत खुश हुए और उन्होंने गुलफाम को समझाया कि उसे अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए और सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। अकबर का प्यारा तोता और एक नई मुसीबत। इस घटना के कुछ दिनों बाद अकबर के मन में पक्षियों के प्रति एक अजीब सा लगाव पैदा हो गया। वह अक्सर अपने बगीचे में बैठकर चिड़ियों को चहचहाते हुए देखते और सोचते कि काश वह उनकी भाषा समझ पाते। एक दिन एक बहेलिया अकबर के दरबार में आया। उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत और बोलने वाला तोता था। बहेलिये ने उस तोते को ऐसी ऐसी बातें सिखाई थीं कि वह इंसानों की तरह बात करता था। अकबर ने जब तोते की बातें सुनी तो वह उस पर मोहित हो गए। उन्होंने बहेलिये को मुंह मांगी कीमत देकर उस तोते को खरीद लिया। वह तोता जल्द ही अकबर का सबसे प्यारा साथी बन गया। अकबर अपना ज्यादातर वक्त उसी के साथ बिताते। वह उससे बातें करते और तोता भी उनकी बातों का समझदारी से जवाब देता। अकबर ने महल में उस तोते के लिए एक सोने का पिंजरा बनवाया और उसकी देखभाल के लिए कई नौकर चाकर रख दिए। अकबर को अपने तोते से इतना लगाव हो गया था कि उन्होंने दरबार में यह ऐलान करवा दिया, यह तोता हमें अपनी जान से भी प्यारा है। इसकी देखभाल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और याद रहे, यह तोता किसी भी हालत में मरना नहीं चाहिए। अगर यह मर गया और जिसने भी हमें इसकी मौत की खबर दी, हम उसे फांसी पर लटका देंगे। यह सुनकर सभी सेवक डर गए। अब वे तोते की देखभाल पहले से भी ज्यादा करने लगे। वे उसे समय पर खाना पानी देते और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखते। लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। एक दिन वह तोता, जो बूढ़ा हो चला था, पिंजरे में मरा हुआ मिला। सेवकों के हाथ पांव फूल गए। अब बादशाह को यह खबर कौन देगा? जो भी यह खबर लेकर जाएगा, उसे तो मौत की सजा मिलेगी। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह जाकर अकबर को यह मनहूस खबर सुनाए।
आखिरकार सबने मिलकर यह फैसला किया कि इस मुश्किल का हल सिर्फ एक ही इंसान निकाल सकता है, और वह था बीरबल। सारे सेवक भागे भागे बीरबल के पास पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई। उन्होंने बीरबल से मिन्नत की कि वही जाकर बादशाह को यह खबर दें, क्योंकि बादशाह उनकी जान बख्श सकते हैं। बीरबल ने पूरी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ मत, हम इसका कोई न कोई हल जरूर निकालेंगे। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे। अकबर अपने तोते का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, आज हमारा प्यारा तोता दिखाई नहीं दे रहा, सब खैरियत तो है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, आपका तोता आज कुछ अजीब हरकत कर रहा है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ उसे? क्या कर रहा है वह? बीरबल ने बड़ी मासूमियत से कहा, आलम पनाह, आपका प्यारा तोता आज न तो कुछ खा रहा है, न कुछ पी रहा है, न वह कुछ बोल रहा है, न अपनी आंखें खोल रहा है, और तो और वह अपने पिंजरे में बिना हिले डुले बस लेटा हुआ है। 2-4 यह सुनकर अकबर को गुस्सा आ गया। वह अपनी जगह से खड़े हो गए और चिल्लाकर बोले, अरे तो सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते कि वह मर गया है? बीरबल ने झट से कहा, जी जहांपनाह, यही हुआ है। लेकिन यह बात मैंने नहीं, आपने कही है, इसलिए मेरी जान बख्श दी जाए। 2 अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई देखकर निशब्द रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने गुस्से में आकर कैसा बेतुका हुक्म दे दिया था। उन्होंने न सिर्फ बीरबल की जान बख्श दी, बल्कि बाकी सेवकों को भी माफ कर दिया। इस घटना के बाद अकबर को यह समझ आ गया कि मौत पर किसी का बस नहीं चलता। रंग बिरंगी चिड़िया का रहस्य। अकबर के मन में चिड़ियों की भाषा को समझने की इच्छा अब और भी प्रबल हो गई थी। वह अक्सर बीरबल से कहते, बीरबल, काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे हम इन बेजुबान परिंदों की बातें समझ सकते। इनके चहचहाने में न जाने कितने राज छुपे होंगे। बीरबल मुस्कुराकर कहते, हुजूर, हर किसी की अपनी एक भाषा होती है, जरूरत है तो बस उसे समझने वाले दिल की। एक दिन एक व्यापारी दरबार में आया। उसने दावा किया कि उसके पास एक ऐसी चिड़िया है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकती। वह एक रंग बिरंगी चिड़िया थी जिसके पंख इंद्रधनुष के रंगों की तरह चमक रहे थे। ऐसी खूबसूरत चिड़िया किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, यह कोई आम चिड़िया नहीं है, यह शाही चिड़िया है और यह सिर्फ शाही महलों में ही रह सकती है। अकबर उस चिड़िया को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने उस व्यापारी को सोने के सिक्कों से तौल दिया और उस चिड़िया को खरीद लिया। 5 दरबार के सभी लोग उस चिड़िया की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे, लेकिन बीरबल को कुछ गड़बड़ लगी। वह उस चिड़िया को बड़े ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने देखा कि चिड़िया थोड़ी सहमी हुई है और उसके पंखों से एक अजीब सी गंध आ रही है। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, क्या मैं इस चिड़िया की जांच कर सकता हूं? अकबर ने इजाजत दे दी। बीरबल ने एक सेवक से पानी का एक बर्तन लाने को कहा। जैसे ही सेवक पानी लेकर आया, बीरबल ने उस चिड़िया के ऊपर धीरे धीरे पानी डालना शुरू कर दिया। और यह क्या? चिड़िया के पंखों से रंग बहने लगा और देखते ही देखते वह रंगबिरंगी चिड़िया एक आम से सफेद कबूतर में बदल गई। 5 सारा दरबार हैरान रह गया। व्यापारी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। अकबर गुस्से से लाल हो गए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह कोई शाही चिड़िया नहीं है, यह एक आम कबूतर है जिसे इस धोखेबाज व्यापारी ने रंगों से पेंट कर दिया था ताकि वह आपसे मोटी रकम ऐंठ सके। 5 अकबर ने उस व्यापारी को तुरंत जेल में डालने का हुक्म दिया और बीरबल की समझदारी की एक बार फिर दाद दी। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि किसी भी चीज की बाहरी खूबसूरती पर नहीं जाना चाहिए।
असली पहचान तो उसकी गुणवत्ता और सच्चाई में होती है। जब एक चिड़िया बनी गवाह समय बीतता गया। अकबर और बीरबल के किस्से दूर दूर तक मशहूर हो गए। एक दिन एक बहुत ही उलझा हुआ मामला दरबार में आया। एक गरीब किसान रोता पीटता दरबार में पहुंचा। उसका नाम रामदीन था। उसने अकबर से गुहार लगाई, जहां पनाह, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मेरे पड़ोसी धनीराम ने मेरे जीवन भर की कमाई हड़प ली है। अकबर ने धनीराम को बुलवाया। धनीराम एक अमीर व्यापारी था। रामदीन ने अपनी कहानी सुनाई। हुजूर, कुछ महीने पहले मैं तीर्थयात्रा पर जा रहा था। मेरे पास 1000 सोने की अशर्फियों की एक थैली थी। मैंने वह थैली अपने पड़ोसी और दोस्त धनीराम को अमानत के तौर पर दी थी और कहा था कि जब मैं वापस आऊंगा तो ले लूंगा। मैंने यह थैली उसे गांव के बाहर एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे दी थी। उस वक्त वहां हमारे अलावा और कोई नहीं था। रामदीन ने आगे कहा, जब मैं तीर्थयात्रा से लौटा और अपनी अशर्फियां वापस मांगी तो धनीराम साफ मुकर गया। वह कहता है कि मैंने उसे कोई थैली नहीं दी। अकबर ने धनीराम से पूछा, क्या यह किसान सच कह रहा है? धनीराम ने बड़ी सफाई से कहा, नहीं जहांपनाह, यह झूठ बोल रहा है। मैंने इससे कोई अशर्फियां नहीं ली। यह गरीब है, इसलिए मुझसे पैसे ऐंठना चाहता है। अकबर बड़ी दुविधा में पड़ गए। कोई गवाह नहीं था। रामदीन के पास कोई सबूत नहीं था और धनीराम की समाज में बड़ी इज्जत थी। वह कैसे फैसला करें? उन्होंने अपनी आखिरी उम्मीद बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, अब तुम ही इस गुत्थी को सुलझा सकते हो। बीरबल ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने रामदीन से पूछा, तुम कह रहे हो कि जब तुमने अशर्फियां दी थीं तो वहां तुम्हारे और धनीराम के अलावा कोई नहीं था? रामदीन ने कहा, जी हुजूर, कोई इंसान तो नहीं था, लेकिन वह पीपल का पेड़ इस बात का गवाह है। और उस पेड़ पर बैठी चिड़िया भी गवाह है, जो उस वक्त चहचहा रही थीं। यह सुनकर धनीराम हंसने लगा। पेड़ और चिड़िया कैसे गवाही दे सकते हैं? यह आदमी पागल हो गया है। लेकिन बीरबल गंभीर थे। उन्होंने रामदीन से कहा, ठीक है, तुम जाओ और उस पीपल के पेड़ से कहो कि वह दरबार में आकर गवाही दे। दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। यह कैसी बेतुकी बात थी? अकबर भी कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन उन्हें बीरबल पर पूरा भरोसा था। रामदीन भोला था। वह बीरबल की बात मानकर उस पेड़ को बुलाने के लिए चल दिया। उसके जाने के बाद दरबार में हंसी का फव्वारा छूट गया। धनीराम ने कहा, देखिए जहांपनाह, यह बीरबल का कैसा मजाक है। बीरबल ने धनीराम की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वह पेड़ जरूर आएगा गवाही देने। तुम देखना। दरबार की कार्यवाही चलती रही। काफी देर हो गई, लेकिन रामदीन वापस नहीं लौटा। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, वह किसान अभी तक नहीं आया। लगता है वह पेड़ आने के लिए तैयार नहीं है। बीरबल ने धनीराम की ओर देखते हुए कहा, हुजूर, वह पेड़ बहुत दूर है। उसे आने में वक्त तो लगेगा ही। धनीराम, जो अब तक निश्चिंत था, अचानक बोल पड़ा, नहीं हुजूर, पेड़ ज्यादा दूर नहीं है। यहां से बस थोड़ी ही दूर पर है। यह किसान जानबूझकर देर कर रहा है। जैसे ही धनीराम ने यह कहा, बीरबल जोर से बोले, पकड़ लो इसे। यही है चोर। धनीराम हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आया कि उसने क्या कह दिया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, पेड़ ने अपनी गवाही दे दी है। इस आदमी ने खुद ही मान लिया है कि वह उस पेड़ को जानता है जहां रामदीन ने इसे अशर्फियां दी थीं। अगर इसने अशर्फियां नहीं ली होती तो इसे कैसे पता होता कि पेड़ कहाँ है? अकबर को सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने धनीराम से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया।
उसने बताया कि अशर्फियों की थैली उसने उसी पेड़ के नीचे गाड़ दी है। अकबर ने रामदीन को उसकी अशर्फियां वापस दिलवाईं और धनीराम को जेल में डाल दिया। दरबार खत्म होने के बाद अकबर ने बीरबल से अकेले में पूछा, बीरबल, हमें एक बात बताओ, तुमने यह कैसे जान लिया कि रामदीन सच बोल रहा है और धनीराम झूठ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आलमपनाह, जब रामदीन ने कहा कि पेड़ और चिड़िया गवाह हैं, तो उसकी आंखों में सच्चाई थी। वह प्रकृति को भी जीवंत मान रहा था। लेकिन धनीराम का मजाक उड़ाना बता रहा था कि वह कुछ छिपा रहा है। मैंने बस उसे बोलने का मौका दिया और उसने खुद ही अपना राज उगल दिया। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, आप चिड़ियों की भाषा समझना चाहते थे। आज आपने देख लिया। हमें उनकी चींची समझने की जरूरत नहीं है। हमें बस अपने दिल और दिमाग को खुला रखना होता है। सच्चाई की अपनी एक भाषा होती है जो किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाती है। आज उस गरीब किसान के लिए वे चिड़िया ही थीं जिनकी अनकही गवाही ने उसे इंसाफ दिलाया। अकबर बीरबल के इस जवाब से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें समझ आ गया था कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं होता, बल्कि जीवन के हर अनुभव में छिपा होता है। उस दिन के बाद उन्होंने कभी चिड़ियों की भाषा सीखने की जिद नहीं की, क्योंकि बीरबल ने उन्हें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई सिखा दी थी, इंसाफ और बुद्धिमत्ता की भाषा, जिसे हर कोई समझ सकता है। निश्चित रूप से प्रस्तुत है जानवर और प्रकृति पर आधारित अकबर और बीरबल की एक विस्तृत कहानी। अकबर का अहंकार और प्रकृति का मौन संवाद भाग 1। जंगल का राजा और शहंशाह का अभिमान। यह उन दिनों की बात है जब हिंदुस्तान के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का सूरज बुलंदी पर था। उनकी सल्तनत दूर दूर तक फैली थी और उनके नाम का डंका चारों दिशाओं में बजता था। अकबर न सिर्फ एक महान विजेता थे, बल्कि कला, साहित्य और ज्ञान के भी बड़े संरक्षक थे। लेकिन हर महान इंसान की तरह उनके भीतर भी एक अहंकार था, प्रकृति पर, हर जीव पर विजय पाने का अहंकार। एक दिन बसंत की एक खुशनुमा सुबह में अकबर ने अपने सबसे भरोसेमंद अमीरों और सेनापतियों के साथ एक भव्य शिकार का आयोजन किया। आगरा के पास घना जंगल था जो अपनी विविधता और खूंखार जानवरों के लिए जाना जाता था। अकबर एक बेहतरीन शिकारी थे और उनका निशाना अचूक था। उन्हें इस बात का गुमान था कि कोई भी जानवर उनकी तलवार या तीर से बच नहीं सकता। जंगल में प्रवेश करते ही शिकार का जोश पूरे दल पर छा गया। हिरणों के झुंड कुलांचे भरते हुए नजरों से ओझल हो रहे थे, जंगली सुअर झाड़ियों में सरसराहट पैदा कर रहे थे और पेड़ों पर बैठे लंगूर शोर मचाकर आने वाले खतरे की सूचना दे रहे थे। अकबर ने कुछ ही घंटों में कई शिकार कर लिए, लेकिन उनकी आंखें किसी खास शिकार की तलाश में थीं। जंगल का राजा, एक शानदार बाघ। दोपहर ढलने लगी जब एक शिकारी ने हांफते हुए आकर खबर दी, आलमपनाह, पास की एक गुफा के नजदीक एक विशाल बाघ को देखा गया है। उसका आकार आज तक देखे गए किसी भी बाघ से बड़ा है और उसके शरीर की धारियां ऐसी हैं मानो किसी चित्रकार ने सोने की कलम से बनाई हो। अकबर की आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने अपने घोड़े को एड़ लगाई और उस दिशा में बढ़ चले। जल्द ही वे एक चट्टानी इलाके में पहुंचे जहां एक बड़ी गुफा थी और वहां गुफा के मुहाने पर वह बाघ बैठा था। वह वाकई में शानदार था। उसकी मांसपेशियां सूरज की रोशनी में चमक रही थीं और उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और गहराई थी। अकबर ने धीरे से अपना धनुष उठाया और अचूक निशाना साधा। हवा में एक खामोशी छा गई, सिर्फ अकबर की सांसों की आवाज थी। उन्होंने तीर छोड़ने के लिए प्रत्यंचा खींची ही थी कि बाघ ने अपनी जगह से उठकर एक जम्हाई ली, जैसे उसे किसी खतरे का एहसास ही न हो। फिर उसने अपनी बड़ी बड़ी सुनहरी आंखें उठाकर सीधे अकबर की आंखों में देखा। उस एक पल में समय जैसे थम गया।
अकबर ने आज तक किसी जानवर की आंखों में ऐसा भाव नहीं देखा था। उसमें डर नहीं था, न ही गुस्सा। उसमें एक अजीब सी बुद्धिमत्ता थी। एक मौन प्रश्न था, तुम कौन हो मेरी इस दुनिया में दखल देने वाले? अकबर का हाथ कांप गया। जिस शहंशाह के आगे बड़े बड़े राजा सिर झुकाते थे, वह एक जानवर की शांत नजर से विचलित हो गया था। इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाते, बाघ धीरे से मुड़ा और शांत कदमों से चलकर घनी झाड़ियों में गायब हो गया। अकबर खाली हाथ और एक अजीब सी बेचैनी के साथ महल लौटे। शिकार न कर पाने का मलाल नहीं था, बल्कि उस बाघ की आंखों का रहस्य उन्हें परेशान कर रहा था। उन्हें लगा जैसे प्रकृति ने उन्हें एक चुनौती दी है, एक आईना दिखाया है। अगले दिन दरबार लगा, लेकिन शहंशाह का मिजाज बदला हुआ था। उन्होंने ऐलान किया, हम यह जानना चाहते हैं कि प्रकृति के रहस्य क्या हैं। ये जानवर, ये परिंदे, ये पेड़ पौधे आपस में क्या बातें करते हैं? इनकी अपनी एक दुनिया है, अपना एक संवाद है। जो कोई भी हमें जानवरों की भाषा और प्रकृति के नियमों को समझाएगा, हम उसे मालामाल कर देंगे। दरबार में बैठे चापलूस अमीरों ने इसे एक और मौका समझा। एक ने कहा, जहां पनाह, आप तो खुद प्रकृति के राजा हैं। हर जीव आपकी प्रजा है। दूसरे ने कहा, हुजूर, जानवरों की कोई भाषा नहीं होती, वे तो बस अपनी भूख प्यास के लिए शोर मचाते हैं। लेकिन अकबर को किसी की बात से संतुष्टि नहीं मिली। उनकी नजरें अपने नवरत्न बीरबल को ढूंढ रही थीं, जो हमेशा की तरह शांत भाव से कोने में खड़े सब सुन रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम खामोश क्यों हो? क्या तुम्हारे पास इस विषय पर कहने के लिए कुछ नहीं है? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और कहा, आलमपनाह, आपने बहुत गहरा सवाल पूछा है। जानवरों की भाषा शब्दों की नहीं, भावों की होती है। प्रकृति के नियम आदेशों के नहीं, संतुलन के होते हैं। इसे समझने के लिए कानों से ज्यादा दिल की जरूरत पड़ती है। अकबर ने अधीर होकर कहा, हमें ये दार्शनिक बातें नहीं सुननी बीरबल। हमें सबूत चाहिए। हमें ठोस जवाब चाहिए। साबित करो कि तुम जो कह रहे हो वह सच है। बीरबल मुस्कुराए। जरूर जहांपना। प्रकृति खुद ही आपको सबक सिखाएगी। आपको बस धैर्य के साथ देखने और सुनने की जरूरत है। और यहीं से शुरू हुआ अकबर के लिए प्रकृति के उन पाठों का सिलसिला, जहां हर जानवर, हर पेड़ और हर घटना ने उन्हें एक नई सीख दी, और हर बार उनके शिक्षक बने चतुर बीरबल। भाग 2, सोने के पिंजरे का तोता और आजादी का अर्थ। अकबर की घोषणा के कुछ हफ्तों बाद एक सौदागर काबुल से दरबार में हाजिर हुआ। उसने शहंशाह को एक अद्भुत तोता भेंट किया। वह तोता आम तोतों जैसा नहीं था। उसका रंग गहरा हरा था और वह इंसानी आवाज में कुरान की आयतें और कुछ दोहे साफ साफ बोलता था। अकबर उस तोते से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा, यह जानवर इंसानी भाषा समझता और बोलता है। यह प्रकृति के रहस्य को समझने की मेरी खोज में पहली कड़ी हो सकता है। उन्होंने उस सौदागर को सोने की अशर्फियों से लाद दिया और तोते के लिए शुद्ध सोने का एक भव्य पिंजरा बनवाने का हुक्म दिया। पिंजरे में कीमती पत्थर जड़े गए, उसके लिए मखमल की गद्दी बिछाई गई और खाने के लिए सबसे उत्तम फल और मेवे रखे गए। अकबर दिन में कई बार उस तोते से मिलने आते और उसकी बातें सुनकर खुश होते। लेकिन कुछ ही हफ्तों में एक अजीब बदलाव आया। तोते ने बोलना कम कर दिया। फिर उसने गाना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसने खाना पीना भी बहुत कम कर दिया और बस पिंजरे के एक कोने में चुपचाप उदास बैठा रहता। उसकी आंखों की चमक खत्म हो गई थी। अकबर को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने शाही हकीमों को बुलाया, लेकिन कोई भी तोते की बीमारी का कारण नहीं समझ सका। अकबर का मन खिन्न रहने लगा। एक दिन उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, देखो तो,
हमारा सबसे कीमती तोता न जाने क्यों खामोश हो गया है। हमने इसे दुनिया की हर सहूलियत दी है, सोने का घर, बेहतरीन खाना, सेवक, फिर भी यह उदास है। क्या तुम इसका कारण बता सकते हो? बीरबल ने कुछ देर तक चुपचाप उस तोते को देखा। उन्होंने उसकी उदास आंखों, झुके हुए पंखों और शांत शरीर को गौर से देखा। फिर वह मुस्कुराए। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, यह तोता बीमार नहीं है। अकबर ने हैरानी से पूछा, तो फिर क्या बात है? यह बोलता क्यों नहीं? बीरबल ने जवाब दिया, आलमपनाह, यह इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि यह अपनी भाषा में कुछ कह रहा है जिसे हम सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्या मतलब? अकबर उलझन में पड़ गए। बीरबल ने समझाया, हुजूर, आपने इसे सोने का पिंजरा दिया, लेकिन इसकी आजादी छीन ली। यह तोता उन ऊंचे पेड़ों और खुले आसमान का आदी है जहां यह अपनी मर्जी से उड़ता था और अपने साथियों के साथ चहचहाता था। कुरान की आयतें इसने इंसानों को खुश करने के लिए सीखी थीं, लेकिन इसकी अपनी असली भाषा तो हवा में परवाज भरने की है। इसकी खामोशी और उदासी ही इसकी असली भाषा है। यह कह रहा है कि मुझे सोने का बंधन नहीं, आसमान की आजादी चाहिए। अकबर को बीरबल की बात चुभ गई। उन्होंने तर्क दिया, लेकिन बाहर तो खतरा है, शिकारी हैं। यहां यह सुरक्षित है। बीरबल ने सिर हिलाया। हुजूर, सुरक्षा और सुख में अंतर होता है। एक कैदी जेल में सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है, लेकिन क्या वह सुखी होता है? इस तोते के लिए यह सोने का पिंजरा एक खूबसूरत जेल से ज्यादा कुछ नहीं है। इसका सुख तो अपने जैसे परिंदों के साथ रहने और प्रकृति के बीच जीने में है। अकबर खामोश हो गए। उन्हें बीरबल की बात में गहराई महसूस हुई। उन्होंने पहली बार समझा कि जिसे वह जानवर के लिए सबसे अच्छा समझ रहे थे, वह उनकी अपनी इंसानी सोच थी, जानवर की जरूरत नहीं। उन्होंने सेवकों को हुक्म दिया कि तोते को बगीचे में ले जाकर आजाद कर दिया जाए। जैसे ही पिंजरे का दरवाजा खुला, तोता एक पल के लिए रुका। उसने अपनी गर्दन घुमाकर जैसे सबका शुक्रिया अदा किया और फिर एक लंबी, आनंद भरी उड़ान भरते हुए आसमान में गायब हो गया। जाते जाते उसने एक मीठी आवाज निकाली जो किसी भी आयत या दोहे से ज्यादा सुरीली थी। वह आजादी की आवाज थी। अकबर उस उड़ते हुए तोते को देखते रहे। उन्हें प्रकृति का पहला सबक मिला था, हर जीव का सबसे बड़ा सुख उसकी स्वतंत्रता में है, चाहे वह सोने के महल में हो या जंगल के कांटों में। भाग 3। चींटियों की बारात और संगठन का पाठ। बरसात का मौसम था। आगरा में यमुना नदी उफान पर थी। महल के बगीचों में नए फूल खिल रहे थे और हर तरफ हरियाली थी। अकबर अपने खास बगीचे आराम बाग में एक नई बारहदरी, एक तरह का मंडप बनवाना चाहते थे। उन्होंने सबसे बेहतरीन कारीगरों को काम पर लगाया, लेकिन काम में कोई तरक्की नहीं हो रही थी। कारीगर और मजदूर आपस में लड़ते झगड़ते। कोई सामान की कमी का रोना रोता, तो कोई दूसरे की गलती निकालता। हर कोई अपने फायदे की सोच रहा था और पूरी योजना अस्तव्यस्त थी। अकबर रोज काम का जायजा लेने जाते और अव्यवस्था देखकर उनका खून खौल उठता। एक दिन वह गुस्से में टहल रहे थे कि उनकी नजर जमीन पर चलती हुई चींटियों की एक लंबी कतार पर पड़ी। हजारों चींटियां एक अनुशासित सेना की तरह एक लाइन में चल रही थीं। कुछ चींटियां अपने से कई गुना बड़े भोजन के कण उठाकर ले जा रही थीं, कुछ रास्ते की सफाई कर रही थीं और कुछ संदेशवाहकों की तरह इधर-उधर दौड़ रही थीं। उनके काम में एक अद्भुत तालमेल और अनुशासन था। अकबर वहीं रुककर उन्हें देखने लगे। उन्होंने बीरबल को बुलाया, जो उनके साथ ही थे। बीरबल, देखो इन छोटी छोटी चींटियों को, अकबर ने कहा। इनका कोई राजा नहीं, कोई सेनापति नहीं जो इन पर चिल्लाए। फिर भी यह सब कितने अनुशासन और एकता से काम कर रही हैं।
और मेरे इतने सारे कारीगर जिन्हें मैं इतनी तनख्वाह देता हूं, वे एक छोटा सा काम ठीक से नहीं कर पा रहे। ऐसा क्यों है? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, आप फिर से प्रकृति के एक और महान शिक्षक के सामने खड़े हैं। इन चींटियों के पास वह चीज है जो आपके कारीगरों के पास नहीं है। और वह क्या है? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। सामूहिक चेतना, बीरबल ने जवाब दिया। इनमें से हर चींटी अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे दल, कॉलोनी के लिए काम कर रही है। उसे पता है कि अगर दल सुरक्षित और मजबूत रहेगा तो वह खुद भी सुरक्षित रहेगी। उनके बीच कोई अहंकार नहीं है। कोई यह नहीं सोचता कि मैं ज्यादा काम कर रहा हूं या मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। उनका लक्ष्य एक है, अपने घर को बनाना और बचाना। बीरबल ने आगे समझाया। वे बिना शब्दों के भी एक दूसरे से संवाद करती हैं। वे अपने शरीर से एक खास तरह का रसायन, फेरोमोन, छोड़ती हैं, जिससे दूसरी चींटियों को पता चल जाता है कि खाना कहाँ है या खतरा किस दिशा में है। उनका अनुशासन किसी डर से नहीं, बल्कि कर्तव्य की भावना से आता है। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। उन्हें अपनी गलती समझ में आई। उन्होंने अपने कारीगरों को सिर्फ आदेश दिए थे, लेकिन उन्हें एक टीम की तरह महसूस नहीं करवाया था। हर कोई सिर्फ अपना काम और अपना इनाम देख रहा था। अगले दिन बीरबल की सलाह पर अकबर ने सभी कारीगरों और मजदूरों की एक सभा बुलाई। उन्होंने उनसे डांटकर नहीं, बल्कि प्यार से बात की। उन्होंने कहा, यह बारहदरी सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि हम सबकी है। यह आगरा की शान बनेगी और आने वाली पीढ़ियां हमारे इस काम को याद रखेंगी। आइए हम सब मिलकर इसे ऐसे बनाएं जैसे यह हमारा अपना घर हो। उन्होंने काम को छोटे छोटे दलों में बांट दिया और हर दल का एक मुखिया बना दिया। उन्होंने सबके खाने पीने का बेहतर इंतजाम किया और घोषणा की कि काम पूरा होने पर सबको बराबर का इनाम मिलेगा। इसका चमत्कारी असर हुआ। वही मजदूर और कारीगर अब एक दूसरे की मदद करने लगे। लड़ाई झगड़े बंद हो गए और काम में ऐसी तेजी आई कि बारहदरी तय समय से पहले ही बनकर तैयार हो गई। वह इतनी खूबसूरत बनी थी कि देखने वाले देखते रह जाते। अकबर ने चींटियों से एक और महत्वपूर्ण सबक सीखा था। सच्ची ताकत व्यक्तिगत अहंकार में नहीं, बल्कि सामूहिक एकता और निस्वार्थ भाव से काम करने में निहित है। भाग 4। बूढ़ा बरगद और जीवन का चक्रसमय बीतता गया। अकबर प्रकृति के इन मौन पाठों से बहुत कुछ सीख रहे थे, लेकिन कभी कभी उनका शाही अहंकार फिर से सिर उठा लेता। महल के पास एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था। वह पेड़ शायद सल्तनत से भी ज्यादा पुराना था। उसकी जड़ें दूर दूर तक फैली थीं और उसकी शाखाओं का फैलाव इतना था कि उसके नीचे एक पूरा गांव बस सकता था। एक दिन अकबर ने उस जगह का मुआयना किया और फैसला किया कि उस बूढ़े पेड़ को कटवाकर वहां एक नया बाजार बनवाया जाए। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, यह पेड़ अब बूढ़ा हो चुका है। यह कोई फल नहीं देता, बस जगह घेरे हुए हैं। इसे काटकर यहाँ एक बाजार बनेगा तो सल्तनत की आमदनी बढ़ेगी। मंत्रियों ने हमेशा की तरह वाह वाह जहांपना, क्या खूब सोचा है, कहना शुरू कर दिया। लेकिन जब यह खबर आसपास के गांवों में पहुंची तो लोग चिंतित हो गए। वह पेड़ उनके लिए सिर्फ एक पेड़ नहीं था। वह उनकी संस्कृति, उनकी यादों और उनके जीवन का हिस्सा था। एक बूढ़ा किसान हिम्मत करके दरबार में आया और अकबर से गुहार लगाई, अन्नदाता, कृपा करके उस पेड़ को न काटें। मेरे दादाजी उसके नीचे खेलते थे, मैंने अपना बचपन उसकी छाव में बिताया है और आज मेरे पोते उसकी जटाओं से झूला झूलते हैं। वह पेड़ हमारा साथी है। अकबर को गुस्सा आ गया। एक मामूली पेड़ के लिए तुम शहंशाह हिंद का वक्त बर्बाद कर रहे हो। वह पेड़ बेकार है। मामला बीरबल तक पहुंचा। बीरबल जानते थे कि सीधे तौर पर अकबर का विरोध करना बेकार,
होगा। उन्होंने एक तरकीब सोची। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, आपका फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। एक बेकार पेड़ को कट ही जाना चाहिए, लेकिन काटने से पहले क्यों न हम यह सुनिश्चित कर लें कि यह वाकई में कितना बेकार है। मैं चाहता हूं कि आप कल एक पूरा दिन मेरे साथ उस पेड़ के पास गुजारें। अकबर मान गए। अगले दिन सुबह सुबह अकबर और बीरबल भेष बदलकर उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। सुबह का वक्त था। सूरज की पहली किरणें पेड़ की पत्तियों से छनकर आ रही थीं। हजारों पक्षी उस पेड़ पर चहचहा रहे थे। उनके घोंसले हर शाखा पर बने हुए थे। बीरबल ने बताया, जहांपनाह, यह पेड़ इन हजारों बेजुबान परिंदों का घर है। यह इन्हें रात में पनाह और सुरक्षा देता है। जैसे जैसे दिन चढ़ा, धूप तेज होती गई। दूरदराज से आने वाले मुसाफिर, व्यापारी और किसान उस पेड़ की घनी छांव में आकर सुस्ताने लगे। वे अपनी गठरियां उतारकर लेट गए, पानी पिया और आपस में बातें करने लगे। बीरबल ने कहा, हुजूर, यह पेड़ एक निःशुल्क सराय है जो बिना किसी भेदभाव के हर थके हुए इंसान को आराम देता है। दोपहर में पास के गांव के बच्चे वहां खेलने आए। वे पेड़ की लटकती जटाओं को पकड़कर झूला झूल रहे थे, उसकी मोटी जड़ों के पीछे लुकाछिपी खेल रहे थे। उनकी खिलखिलाहट से पूरा माहौल गूंज रहा था। बीरबल बोले, आलमपनाह, यह पेड़ इन बच्चों का सबसे अच्छा दोस्त और खेल का मैदान है। शाम ढलने लगी। गांव के बड़े बुजुर्ग पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर इकट्ठा हुए। वे अपनी समस्याएं सुलझा रहे थे, पंचायत कर रहे थे। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, यह पेड़ एक न्यायालय है जहां गांव के लोग बिना किसी खर्चे के न्याय पाते हैं। रात होने लगी। अकबर और बीरबल जब लौटने लगे तो उन्होंने देखा कि पेड़ के तने में बने खोखलों में छोटे छोटे जीव जंतु, गिलहरियां, उल्लू और न जाने कितने प्राणी रात गुजारने के लिए घुस रहे थे। बीरबल ने अंत में कहा, जहांपनाह, यह पेड़ फल नहीं देता, यह सच है, लेकिन यह जीवन देता है। यह हजारों पक्षियों का घर है, लाखों मुसाफिरों को छांव देता है, बच्चों को खुशियां देता है और एक पूरे समाज को जोड़े रखता है। इसकी जड़ें सिर्फ जमीन में नहीं, लोगों के दिलों में भी हैं। अब आप ही फैसला करें, क्या यह पेड़ वाकई बेकार है? अकबर की आंखें खुल गईं। उन्हें अपनी अदूरदर्शिता पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने उस किसान को बुलाकर उससे माफी मांगी और उस पेड़ को शाही संरक्षण देने का ऐलान किया। उन्हें प्रकृति का एक और गहरा नियम समझ में आया, किसी चीज का मूल्य सिर्फ उसके तात्कालिक लाभ से नहीं, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र और समाज में उसके योगदान से होता है। भाग 5 अंतिम पाठ, बाघ की वापसी और सहअस्तित्व का ज्ञान। कई साल बीत गए। इन सालों में अकबर ने प्रकृति से बहुत कुछ सीखा था। उनका अहंकार अब ज्ञान और सम्मान में बदल चुका था। उन्होंने शिकार करना लगभग छोड़ दिया था और अपनी प्रजा को भी प्रकृति का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। एक साल राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और प्रजा पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगी। अकबर ने खजाने के मुंह खोल दिए, लेकिन समस्या पैसे की नहीं, पानी की थी। एक दिन वही पुराना शिकारी, जो अब बूढ़ा हो चुका था, दरबार में आया। उसने खबर दी, जहांपनाह, जिस बाघ को आपने सालों पहले देखा था वह फिर से दिखाई दिया है। वह जंगल के उस हिस्से में है जहां एक पुरानी सूखी हुई झील है। वह बहुत कमजोर लग रहा है। अकबर को सालों पुरानी वह घटना याद आ गई। उस बाघ की शांत और गहरी आंखें उन्हें आज भी याद थीं। उन्होंने फैसला किया कि वह खुद जाकर देखेंगे। बीरबल और कुछ चुनिंदा सैनिकों के साथ अकबर उस झील के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि बाघ एक चट्टान पर लेटा हुआ है। वह वाकई कमजोर लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आज भी वही शांति थी।
झील पूरी तरह सूख चुकी थी, सिवाय एक छोटे से गड्ढे के जहां थोड़ा सा कीचड़ वाला पानी बचा था। बाघ उसी गड्ढे के पास था, लेकिन पानी नहीं पी रहा था। अकबर हैरान थे। यह इतना प्यासा है, फिर भी पानी क्यों नहीं पी रहा? बीरबल ने इशारा किया। अकबर ने देखा कि उस छोटे से गड्ढे में कई दूसरे छोटे छोटे जानवर, हिरण के बच्चे, खरगोश, लंगूर अपनी प्यास बुझा रहे थे। जंगल का सबसे खूंखार जानवर राजा चुपचाप लेटा हुआ था और कमजोर जानवरों को पहले पानी पीने दे रहा था। वह जानता था कि अगर वह वहां गया तो वे सब डरकर भाग जाएंगे और प्यासे मर जाएंगे। यह दृश्य देखकर अकबर की आंखों में आंसू आ गए। एक जानवर जिसे वे क्रूर और हिंसक समझते थे, वह सहस्तित्व और त्याग का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर रहा था जो इंसानों के लिए भी एक मिसाल थी। अकबर ने धीरे से कहा, आज मैं समझा बीरबल। उस दिन जंगल में इस बाघ ने मुझे अपनी आंखों से यही कहा था, यह जंगल सिर्फ मेरा या तुम्हारा नहीं, हम सबका है। हम सब एक ही जीवन चक्र का हिस्सा हैं। एक दूसरे का सम्मान करके ही हम सब जीवित रह सकते हैं। अकबर को सूखे का कारण और समाधान दोनों समझ में आ गया। इंसानों ने अपने लालच में जंगल काट दिए थे, नदियों का रुख मोड़ दिया था, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया था। वह महल लौटे और एक शाही फरमान जारी किया। उन्होंने अपनी प्रजा को आदेश दिया कि वे लाखों पेड़ लगाएं, नई झीलें और तालाब खोदें और वर्षा जल का संरक्षण करें। उन्होंने खुद इस काम की अगुवाई की। पूरी प्रजा इस अभियान में जुट गई। अगले साल मानसून में अच्छी बारिश हुई। नए लगाए गए पेड़ों ने पानी को जमीन में सोख लिया, नई झीलें लबालब भर गईं और सूखी नदियों में फिर से जीवन लौट आया। अकबर अक्सर उस बूढ़े बरगद के नीचे या यमुना के किनारे बैठकर प्रकृति की सुंदरता को निहारते। उन्होंने समझ लिया था कि जानवरों की भाषा सीखने के लिए किसी शब्दकोश की जरूरत नहीं। उनकी भाषा है स्वतंत्रता, एकता, संतुलन, त्याग और सहअस्तित्व। और इस तरह शहंशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता और प्रकृति के मौन पाठों से एक विजेता से एक सच्चे संरक्षक बन गए, जिन्होंने न सिर्फ इंसानों पर बल्कि प्रकृति के दिलों पर भी राज किया। निश्चित रूप से प्रस्तुत है तोते का राज पर आधारित अकबर और बीरबल की एक विस्तृत कहानी। तोते का राज, एक अनकही दास्तां। अध्याय 1, दरबार में एक अनमोल तोहफा। हिंदुस्तान की सरजमी पर जब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का परचम लहरा रहा था, तब आगरा का किला न सिर्फ सत्ता का केंद्र था, बल्कि कला, ज्ञान और अजबगजब किस्सों की जन्मस्थली भी था। शहंशाह अकबर को नायाब चीजों का बहुत शौक था। चाहे वह कोई कीमती पत्थर हो, कोई अनोखा हथियार हो या फिर कोई विलक्षण प्रतिभा वाला इंसान, अकबर उसकी कदर करना जानते थे। एक दिन जब दरबार अपनी पूरी शानो शौकत के साथ लगा हुआ था, एक दरबान ने आकर इत्तिला दी, आलमपनाह, ईरान का एक मशहूर सौदागर बहरम खान आपसे मिलने की इजाजत चाहता है। उसका दावा है कि वह आपके लिए एक ऐसा तोहफा लाया है जो पूरी कायनात में दूसरा नहीं है। अकबर की आंखों में जिज्ञासा की चमक तैर गई। उन्होंने सौदागर को पेश करने का हुक्म दिया। बहरम खान एक लंबा, रौबदार शख्स था। उसकी दाढ़ी करीने से सवारी हुई थी और उसने ईरानी सिल्क का बना कीमती लिबास पहन रखा था। उसने अदब से 3 बार झुककर शहंशाह को सलाम किया। उसके हाथ में सोने की एक छोटी सी छड़ थी, जिस पर एक अद्भुत तोता बैठा था। वह तोता आम नहीं था। उसका रंग ऐसा गहरा पन्नाहरा था, मानो किसी ने हरे मखमल पर रोशनी छिड़क दी हो। उसकी गर्दन के पास एक लाल और पीले रंग का घेरा था, जो किसी शाही हार जैसा लग रहा था। लेकिन उसकी खूबसूरती से भी ज्यादा हैरान करने वाली चीज थी उसकी आंखें। उसकी आंखों में एक अजीब सी समझदारी और चमक थी, जो किसी परिंदे में कम ही देखने को मिलती है।
जहांपनाह बहरम खान ने अपनी सधी हुई आवाज में कहा, मैं आपके लिए मिट्ठू को लाया हूं। यह सिर्फ एक तोता नहीं बल्कि एक दोस्त और एक राजदार है। दरबार में मौजूद अमीर और मंत्री हंसने लगे। एक तोता और राजदार, यह कैसी बात थी? अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, सौदागर, इसकी क्या खासियत है जो तुम इसे इतना अनमोल बता रहे हो? बहरम खान ने तोते की ओर इशारा किया। मिट्ठू, शहंशाह हिंद को सलाम पेश करो। सबकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब उस तोते ने अपनी मीठी लेकिन साफ आवाज में कहा, शहंशाह सलामत, इस नाचीज का सलाम कबूल हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह कोई रटीटाई बात नहीं लग रही थी। तोते की आवाज में एक अदब था। बहरम खान ने आगे कहा, हुजूर, यह सिर्फ बोलता नहीं, यह समझता भी है। यह फारसी के महान शायर हाफिज की गज़लें सुना सकता है, यह आपकी शान में कसीदे पढ़ सकता है, और सबसे बढ़कर यह इंसानी जज्बातों को महसूस कर सकता है। अकबर की दिलचस्पी अब अपने चरम पर थी। उन्होंने कहा, हम इसकी काबिलियत देखना चाहेंगे। अगले 1 घंटे तक मिट्ठू ने दरबार को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने अकबर की शान में ऐसे शेर पढ़े कि बड़े बड़े शायर भी वाह वाह कर उठे। उसने हाफिज की एक ऐसी दर्द भरी गजल सुनाई कि सुनने वालों की आंखें नम हो गईं। अकबर उस तोते पर फिदा हो गए। उन्होंने फैसला कर लिया कि यह अनमोल तोहफा तो शाही महल की शान बनना ही चाहिए। हम इस तोते को खरीदना चाहते हैं, सौदागर। बोलो, इसकी क्या कीमत लोगे? अकबर ने कहा। बहरम खान ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, ऐसी नायाब चीज की कोई कीमत नहीं होती। यह तो आपकी शान में एक नजराना है। आप जो भी इनायत कर देंगे मैं कबूल कर लूंगा। अकबर उसकी इस अदा से और भी खुश हुए। उन्होंने अपने खजांची को हुक्म दिया कि सौदागर को 10,000 सोने की अशर्फियों से तौल दिया जाए। यह कीमत सुनकर दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक तोते के लिए इतनी बड़ी रकम! दरबार के एक कोने में खड़े बीरबल यह सब खामोशी से देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई हैरानी या खुशी का भाव नहीं था। उनकी तेज नजरें तोते से ज्यादा उस चालाक सौदागर बहरम खान पर टिकी थीं। उन्हें सौदागर की आंखों में लालच के साथ साथ एक और अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी, जिसे वह समझ नहीं पा रहे थे। मिट्ठू अब शाही महल का हिस्सा बन गया। उसके लिए खास तौर पर चांदी का एक बड़ा सा पिंजरा बनवाया गया, जिसमें कीमती मोती और जवाहरात जड़े थे। उसकी देखभाल के लिए 2 खास सेवक नियुक्त किए गए। उसे खाने के लिए काबुल से आने वाले बादाम और कंधार के अनार दिए जाते। अकबर अपना ज्यादातर खाली वक्त मिट्ठू के साथ गुजारने लगे। वह उससे बातें करते, सल्तनत के मसलों पर उसकी राय लेते और उसकी मीठी बातें सुनकर अपना दिल बहलाते। मिट्ठू भी अकबर का मन रखने में कोई कसर नहीं छोड़ता। वह उन्हें आलमपनाह, जहां के मालिक और सबसे बुद्धिमान शहंशाह जैसे लक़बों से पुकारता, जिसे सुनकर अकबर का सीना गर्व से फूल जाता। लेकिन बीरबल को यह सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उन्हें लगता था कि इस खूबसूरत तोते और उसकी मीठी बातों के पीछे कोई गहरा राज छिपा है, एक ऐसा राज जो सल्तनते मुगलिया के लिए खतरनाक भी हो सकता था। अध्याय 2, मीठी बातों में छिपे कड़वे इशारे। वक्त गुजरता गया। मिट्ठू शाही महल का एक अटूट हिस्सा बन गया था। दरबारी भी अब उससे घुल मिल गए थे। अकबर की उस पर मेहरबानी देखकर कई चापलूस मंत्री तोते को खुश करने में लगे रहते। लेकिन बीरबल की नजरें लगातार उस पर बनी हुई थीं। वह अक्सर छिपकर तोते के व्यवहार का अध्ययन करते। उन्होंने एक अजीब बात पर गौर किया। मिट्ठू जब अकबर या दूसरे लोगों के सामने होता तो वह बहुत मीठी और सधी हुई बातें करता था। लेकिन जब वह अकेला होता
या जब उसे लगता कि कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है तो वह कुछ अजीब और बेमतलब से शब्द या जुमले बुदबुदाता था। एक दिन बीरबल बगीचे में टहल रहे थे जहां मिट्ठू का पिंजरा रखा हुआ था। सेवक उसे खाना देकर अभी अभी गया था और मिट्ठू अकेला था। बीरबल एक घने पेड़ के पीछे छिप गए। मिट्ठू ने एक बादाम उठाया और उसे कुतरते हुए धीरे से बुदबुदाया, नमक का पहाड़, अंधेरी सुरंग, लाल पानी। बीरबल चौंक गए। यह क्या बकवास थी? नमक का पहाड़, अंधेरी सुरंग, यह किसी कविता या गजल का हिस्सा तो नहीं लग रहा था। कुछ दिनों बाद एक और घटना हुई। अकबर के दरबार का एक सिपहसालार शाहबाज खान, जो अपनी क्रूरता और महत्वाकांक्षा के लिए जाना जाता था, तोते के पिंजरे के पास से गुजरा। जैसे ही मिट्ठू ने उसे देखा वह बेचैन हो गया। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और एक अजीब दबी हुई आवाज में चीखा, धोखा, धोखा, चांद डूबेगा। शाहबाज खान ने उसे घूरकर देखा और तेजी से आगे बढ़ गया। बीरबल ने यह भी देख लिया। चांद डूबेगा, इसका क्या मतलब हो सकता है? शाहबाज खान के खानदानी झंडे पर एक आधा चांद बना हुआ था। क्या यह महज एक इत्तेफाक था? बीरबल का शक अब गहराने लगा था। उन्हें यकीन हो गया कि यह तोता सिर्फ रटीटाई बातें नहीं दोहरा रहा है। ये शब्द, ये जुमले कहीं और से आए हैं। यह उन जगहों के कोडवर्ड हो सकते हैं जहां यह तोता पहले रहा करता था, यानी सौदागर बहरम खान के पास। बीरबल ने अपनी जांच शुरू करने का फैसला किया, लेकिन वह यह काम बहुत खामोशी से करना चाहते थे, क्योंकि अगर उनका शक गलत निकला तो उनकी बड़ी जघनसाई होती। उन्होंने सबसे पहले उस ईरानी सौदागर बहरम खान के बारे में पता लगाना शुरू किया। उन्होंने अपने जासूसों को शहर में भेजा। पता चला कि बहरम खान आगरा की एक सराय में नहीं, बल्कि शहर के बाहर यमुना नदी के किनारे एक पुरानी वीरान हवेली में रुका हुआ था। यह बात अपने आप में अजीब थी। एक अमीर सौदागर ऐसी सुनसान जगह पर क्यों रहेगा? बीरबल ने भेष बदला। एक आम देहाती की पोशाक पहनकर वह उस हवेली के आसपास घूमने लगे। उन्होंने देखा कि वहां दिन में तो शांति रहती थी, लेकिन रात होते ही कुछ संदिग्ध लोग घोड़ों पर सवार होकर आते जाते थे। इसी बीच महल में मिट्ठू के अजीब जुमले जारी रहे। एक बार रात में जब अकबर अपनी खास बैठक में कुछ सेनापतियों के साथ एक गुप्त सैन्य अभियान पर चर्चा कर रहे थे, मिट्ठू का पिंजरा भी उसी कमरे में था। चर्चा के दौरान यमुना पार और गुप्त रास्ता जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। सबके जाने के बाद जब कमरा खाली हो गया तो मिट्ठू ने बुदबुदाना शुरू किया, यमुना पार, लाल पानी, अंधेरी सुरंग आ रही है। बीरबल, जो जानबूझकर कमरे के बाहर रुके हुए थे, ने यह सुन लिया। उनके रोंगटे खड़े हो गए। क्या यह तोता महल की गुप्त बातें सुन रहा था? और क्या यह उन बातों को अपने पुराने सीखे हुए कोडवर्ड्स के साथ जोड़ रहा था? लाल पानी का जिक्र फिर से आया था। बीरबल अब लगभग निश्चित थे कि एक गहरी साजिश चल रही है। यह तोता उस साजिश का एक अनजाने हिस्सा था, एक जीता जागता टेप रिकॉर्डर जो साजिशकर्ताओं की बातें दोहरा रहा था। बहरम खान कोई मामूली सौदागर नहीं था और उसका असली मकसद तोता बेचना नहीं, बल्कि महल के अंदर अपना एक जासूस पहुंचाना था। एक ऐसा जासूस जिस पर कोई शक भी न कर सके। अब सवाल यह था कि साजिश क्या थी और उसे कैसे बेनकाब किया जाए। सिर्फ तोते की बुदबुदाहट को सबूत मानकर शहंशाह के सामने पेश नहीं किया जा सकता था। अकबर अपने प्यारे तोते के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनते। बीरबल को एक ठोस सबूत की जरूरत थी, एक ऐसा सबूत जो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे।
और इसके लिए उन्हें एक खतरनाक खेल खेलना था। अध्याय 3 राज का पर्दाफाश। बीरबल ने एक योजना बनाई। वह जानते थे कि साजिशकर्ता अपनी योजना को अंजाम देने के लिए तोते के जरिए कोई संदेश बाहर जरूर भेजेंगे। लेकिन कैसे? तोता तो पिंजरे में बंद था। बीरबल ने तोते की देखभाल करने वाले सेवकों से दोस्ती गांठ ली। उन्होंने उनसे बातों बातों में पूछा, क्या सौदागर बेहरम खान कभी मिट्ठू से मिलने आता है? एक सेवक ने बताया, हाँ हुजूर, वह हर जुम्मे की रात को आता है। कहता है कि उसे अपने पुराने दोस्त की याद आती है। वह मिट्ठू के लिए कास ईरानी मेवे लाता है और उसके पंखों को सहलाता है। बीरबल को अपना मौका मिल गया। जुम्मे की रात, यही वह समय था जब संदेशों का आदान प्रदान होता होगा। अगले जुम्मे को बीरबल ने तैयारी कर ली। उन्होंने शाही हकीम से एक ऐसा तेल लिया जो बेरंग और गंधहीन था, लेकिन रोशनी में चमकता था। उन्होंने उस सेवक को थोड़ा इनाम दिया और कहा कि जब बेहरम खान आए तो वह चुपके से यह तेल उसके कपड़ों पर और उसके लाए हुए मेवों पर छिड़क दे। रात हुई। बेहरम खान आया। उसने हमेशा की तरह तोते को प्यार किया, उसे कुछ मेवे खिलाए और चला गया। उसके जाने के तुरंत बाद बीरबल शाही अंगरक्षकों की एक छोटी टुकड़ी के साथ उस वीरान हवेली की ओर चल पड़े। अंधेरी रात में बीरबल के हाथ में एक कांस लालटेन थी। जैसे ही उन्होंने हवेली की ओर जाने वाले रास्ते पर लालटेन की रोशनी डाली, उन्हें जमीन पर हल्के हल्के चमकते हुए निशान दिखाई देने लगे। यह वही तेल था जो बेहरम खान के जूतों से जमीन पर लग गया था। निशान उन्हें हवेली के पीछे एक तहखाने के दरवाजे तक ले गए। दरवाजा बाहर से बंद था, लेकिन अंदर से दबीदबी आवाजें आ रही थीं। बीरबल ने दरवाजा तोड़ने का इशारा किया। अंगरक्षक दरवाजे पर टूट पड़े। अंदर का नजारा देखकर सबकी आंखें खुली रह गईं। वह एक तहखाना नहीं, बल्कि एक हथियारों का जखीरा था। तलवारें, भाले और बारूद के पीपे रखे हुए थे। बेहरम खान अपने कुछ साथियों के साथ वहां मौजूद था, जिनमें से एक दरबार का वही सिपहसालार शाहबाज खान भी था। वे एक नक्शे पर झुके हुए थे। बीरबल ने नक्शा छीन लिया। वह आगरा के किले का नक्शा था। उसमें यमुना नदी के नीचे से किले के अंदर आने वाली एक पुरानी भूली बिसरी सुरंग को लाल स्याही से दिखाया गया था। सुरंग का एक सिरा नमक की खान के पास खुलता था और दूसरा सिरा किले के उस हिस्से में जहां शाही खजाना रखा था। अब बीरबल को सारी कहानी समझ आ गई। नमक का पहाड़, यह आगरा के पास पुरानी नमक की खानों का कोर था। अंधेरी सुरंग, यह किले के नीचे बनी गुप्त सुरंग थी। लाल पानी, यह खून खराबे का प्रतीक था जो वे खजाना लूटते वक्त करने वाले थे। चांद डूबेगा, यह शाहबाज खान, जिसके झंडे पर चांद था, के नेतृत्व में होने वाली बगावत का संकेत था, जिसका मकसद अकबर सूरज को गद्दी से हटाना था। साजिश यह थी कि अगली अमावस्या की रात, जब अंधेरा घना होगा, शाहबाज खान और बेहरम खान अपने सैनिकों के साथ उस सुरंग के रास्ते किले में घुसेंगे, खजाना लूटेंगे और अकबर पर हमला कर देंगे। तोते को महल में इसलिए भेजा गया था ताकि वह महल की हर छोटी बड़ी खबर, पहरेदारों के बदलने का समय और अकबर की गतिविधियों पर नजर रख सके। बेहरम खान हर हफ्ते आकर तोते की बुदबुदाहट से जरूरी जानकारी हासिल कर लेता था। शाहबाज खान और बेहरम खान रंगे हाथों पकड़े जा चुके थे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। बीरबल ने उन्हें और उनके साथियों को कैद करने का हुक्म दिया। अध्याय 4 शहंशाह का टूटा हुआ दिल और एक कड़वी सच्चाई। अगली सुबह दरबार में एक अजीब सी खामोशी और तनाव था। अकबर को जब रात की घटना के बारे में बताया गया तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ।
शाहबाज खान, जिसे वह अपना वफादार सिपहसालार समझते थे, एक गद्दार निकला। और यह सब उनके प्यारे मासूम मिट्ठू की वजह से हुआ। बीरबल ने सभी कैदियों को दरबार में पेश किया। सबूतों और गवाहों के सामने शाहबाज खान और बेहरम खान ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अकबर का चेहरा गुस्से और दुहक से लाल हो गया। उन्होंने गद्दारों को मौत की सजा सुनाई, लेकिन उनकी नजरें बार बार उस चांदी के पिंजरे की ओर उठ रही थीं, जिसमें मिट्ठू चुपचाप बैठा था, जैसे उसे कुछ पता ही न हो। दरबार खत्म होने के बाद अकबर ने बीरबल को अपने कास कमरे में बुलाया। मिट्ठू का पिंजरा भी वहीं लाया गया। अकबर की आवाज में गहरा दर्द था। बीरबल, हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्या यह तोता भी इस साजिश में शामिल था? क्या इसकी सारी मीठी बातें, सारी वफादारी एक धोखा थी? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, नहीं जहांपना। मिट्ठू एक मासूम परिंदा है। वह उतना ही निर्दोष है जितना एक आईना। अकबर ने उलझन से पूछा, आईना? इसका क्या मतलब? बीरबल ने समझाया, हुजूर, आईने का अपना कोई चेहरा नहीं होता। वह वही दिखाता है जो उसके सामने होता है। यह तोता भी एक आईने की तरह है। इसका अपना कोई दिमाग नहीं, अपनी कोई साजिश नहीं। यह बस उन शब्दों और जुमलों को दोहरा रहा था जो इसने अपने पिछले मालिकों यानी बेहरम खान और शाहबाज खान के मुंह से बार बार सुने थे। जब यह उनके पास था तो इसने सुरंग, नमक की खान और धोखा जैसे शब्द सीखे। जब यह आपके पास आया तो इसने आपसे आलमपनाह, वफादारी और शायरी जैसे शब्द सीखे। बीरबल ने आगे कहा, इसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि यह एक बहुत अच्छा श्रोता और नकलची है। साजिशकर्ताओं ने इसकी इसी काबिलियत का फायदा उठाने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि एक तोते पर कोई शक नहीं करेगा। वे यह भूल गए कि राज चाहे कितनी भी सावधानी से छिपाया जाए, वह किसी न किसी रूप में बाहर आ ही जाता है। अकबर खामोशी से सब सुनते रहे। उन्हें सच्चाई समझ आ रही थी, लेकिन उनका दिल यह मानने को तैयार नहीं था कि जिस तोते को वह इतना बुद्धिमान और समझदार समझते थे, वह असल में सिर्फ एक नकलची था। उनका मोहभंग हो रहा था। तो इसकी मीठी बातें, मेरी शान में पढ़े गए कसीदे, सब झूठ थे? अकबर ने एक बच्चे की तरह पूछा। जहांपनाह, बीरबल ने नरमी से कहा, वे झूठ नहीं थे, वे बस नकल थे। जैसे एक बच्चा अपने बड़ों को खुश करने के लिए उनकी बातें दोहराता है, वैसे ही मिट्ठू ने आपको खुश करने के लिए आपकी पसंद की बातें दोहराईं। उसका इरादा नेक या बद नहीं था। उसका कोई इरादा था ही नहीं। यह अकबर के लिए एक बड़ा सबक था। उन्हें एहसास हुआ कि वह बाहरी चमकदमक और मीठी बातों में इतने खो गए थे कि उन्होंने असलियत को देखने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने एक परिंदे में वह बुद्धिमत्ता ढूंढने की कोशिश की जो असल में वहां थी ही नहीं। बीरबल ने इसके विपरीत सतह के नीचे झांका और एक बड़ी तबाही से सल्तनत को बचा लिया। अध्याय 5, पिंजरे का दरवाजा और असली आजादी। कुछ दिन गुजर गए। महल में सब कुछ सामान्य हो रहा था, लेकिन अकबर और मिट्ठू के बीच एक खामोशी की दीवार खड़ी हो गई थी। अकबर अब उसके पास नहीं जाते थे। मिट्ठू भी ज्यादातर चुप रहता, शायद वह उस प्यार और ध्यान की कमी को महसूस कर रहा था। एक शाम अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे। उनकी नजरें उस चांदी के पिंजरे पर पड़ी। मिट्ठू एक कोने में दुबका बैठा था। आज वह उन्हें एक कैदी लग रहा था, एक ऐसा कैदी जो अपने गुनाह से भी अनजान था। उन्होंने बीरबल को बुलवाया। बीरबल, हम इस तोते का क्या करें? अब हम इसे अपने पास नहीं रख सकते। इसे देखते ही हमें उस धोखे की याद आती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मिट्ठू ने अनजाने में ही सही,
सल्तनत की सबसे बड़ी सेवा की है। इसने अपनी जान जोखिम में डालकर हमें एक बड़े खतरे से आगाह किया है। यह सजा का नहीं, इनाम का हकदार है। तो क्या इनाम दे हम इसे? अकबर ने पूछा। इसे वह इनाम दें जो हर परिंदे के लिए सबसे कीमती होता है, बीरबल ने कहा। इसे आजादी दे दें। बीरबल ने आगे समझाया, हुजूर, इसे अब इस सोने चांदी के पिंजरे की जरूरत नहीं है। इसका असली घर यह महल नहीं, बल्कि वह खुला आसमान और हरे भरे जंगल हैं। इसे इसकी अपनी दुनिया में वापस जाने दें। इसे दूसरे तोतों के साथ उनकी अपनी भाषा में बात करने दें, जो नकल नहीं बल्कि असली होगी। अकबर को बीरबल की बात दिल से सही लगी। उन्होंने अपनी गलती को सुधारा था और अब इस मासूम परिंदे को भी उसके बंधन से मुक्त करने का समय था। अगले दिन अकबर, बीरबल और कुछ खास सेवक मिट्ठू के पिंजरे को लेकर जंगल की ओर गए। एक खूबसूरत घने पेड़ के नीचे अकबर ने अपने हाथों से उस चांदी के पिंजरे का दरवाजा खोला। मिट्ठू एक पल के लिए सहमा हुआ दरवाजे पर बैठा रहा। शायद उसे यकीन नहीं हो रहा था। फिर उसने अपने पंख फैलाए और एक लंबी, आजाद उड़ान भरी। हवा में ऊपर जाकर उसने एक चक्कर काटा और एक मीठी, प्राकृतिक आवाज निकाली जो दरबार में सुनी गई किसी भी गजल या कसीदे से ज्यादा सुरीली थी। वह आवाज उसकी अपनी थी। वह किसी की नकल नहीं थी। वह आजादी की आवाज थी। अकबर और बीरबल उस हरे बिंदु को नीले आसमान में गायब होते तक देखते रहे। अकबर ने एक गहरी सांस ली और कहा, आज हमने सिर्फ एक तोते को ही नहीं, बीरबल, बल्कि अपने मोह को भी आजाद किया है। तुमने हमें सिखाया कि सच्चाई हमेशा मीठी बातों और खूबसूरत चेहरों के पीछे नहीं होती। कभी कभी वह बेमतलब लगने वाले शब्दों और कड़वे इशारों में छिपी होती है। जरूरत है तो बस एक पारखी नजर की। और इस तरह तोते का राज हमेशा के लिए सल्तनत के इतिहास में दर्ज हो गया। एक ऐसी कहानी जो बताती थी कि कैसे एक मासूम परिंदे की नकल ने एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर दिया और कैसे एक बुद्धिमान बादशाह ने अपनी सबसे बड़ी गलती से सबसे बड़ा सबक सीखा। निश्चित रूप से प्रस्तुत है हाथी का वजन पर आधारित अकबर और बीरबल की एक विस्तृत कहानी। हाथी का वजन, शाही अभिमान और बुद्धि का द्वंद्व। अध्याय 1, एक असंभव चुनौती। यह उन दिनों की बात है जब मुगल सल्तनत का सूरज अपने चरम पर था और शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजता था। आगरा का किला न सिर्फ हिंदुस्तान की सत्ता का केंद्र था, बल्कि ज्ञान, कला और कूटनीति का एक ऐसा मंच था जहां दुनिया भर से विद्वान, कलाकार और राजदूत अपनी किस्मत आजमाने आते थे। बसंत ऋतु की एक सुनहरी सुबह दीवान-ए-आम अपनी पूरी शानो शौकत से सजा हुआ था। मखमल के पर्दों से छनकर आती धूप की किरणें कीमती कालीनों और दीवारों पर जड़े शीशों पर पड़कर एक इंद्रधनुषी छटा बिखेर रही थीं। शहंशाह अकबर अपने भव्य तख्त-ए-ताऊस पर विराजमान थे और उनके नवरत्नों सहित सभी अमीर-उमरा अपनी अपनी जगहों पर अदब से बैठे थे। आज दरबार में ईरान, फारस के शाह तहमास के कासदूत मिर्जा यूसुफ खान को पेश किया जाना था। मिर्जा यूसुफ अपनी बुद्धिमत्ता के लिए कम और अपने अहंकार और हाजिर जवाबी के लिए ज्यादा मशहूर था। उसे अपनी फारसी तहजीब और वैज्ञानिक ज्ञान पर बड़ा घमंड था और वह अक्सर दूसरे मुल्कों के ज्ञान को कमतर आंकता था। मिर्जा यूसुफ ने दरबार में प्रवेश किया। उसका लिबास कीमती ईरानी सिल्क का था और उसकी पगड़ी में एक बड़ा सा नीलम जड़ा हुआ था। उसने झुककर शहंशाह को सलाम किया और शाह तहमास्प का मैत्री संदेश पढ़ा। इसके बाद उसने अपने साथ लाए बेशकीमती तोहफे पेश किए, ईरानी घोड़े, नायाब कालीन और अत्तर की शीशियां। अकबर ने तोहफों को स्वीकार किया और ईरानी दूत का सम्मान किया। औपचारिकताओं के बाद मिर्जा यूसुफ ने एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा,
शहंशाह सलामत, हमने आपके दरबार और आपके नवरत्नों की बुद्धिमत्ता के बड़े चर्चे सुने हैं। सुना है कि हिंदुस्तान में ज्ञान की गंगा बहती है और यहाँ कोई भी पहेली अनसुलझी नहीं रहती। अकबर ने गर्व से कहा, तुमने बिल्कुल सही सुना है मिर्जा। हमारे दरबार में एक से बढ़कर एक ज्ञानी और बुद्धिमान लोग मौजूद हैं। मिर्जा यूसुफ की मुस्कान और चौड़ी हो गई। तो क्या शहंशाहिंद हमें अपनी बुद्धिमत्ता का एक छोटा सा नमूना देखने की इजाजत देंगे? मेरे मन में एक सवाल है, एक पहेली है जो वर्षों से मुझे परेशान किए हुए है। मैं देखना चाहता हूं कि क्या आपके ज्ञानी दरबारी उसे सुलझा सकते हैं। दरबार में एक उत्सुकता भरी खामोशी छा गई। अकबर को चुनौती की गंध आ गई। उन्होंने कहा, पूछो मिर्जा, तुम्हारी हर पहेली का जवाब यहां मिलेगा। मिर्जा यूसुफ ने एक नाटकीय अंदाज में कहा, आलम पनाह, आपके पास कई शानदार हाथी हैं। हमने सुना है कि आपका सबसे प्रिय हाथी गजराज अपनी विशालता और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। मेरी पहेली उसी से जुड़ी है। वह एक पल रुका, सबकी आंखों में झांका और फिर बोला, मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि आपके प्रिय हाथी गजराज का सटीक वजन कितना है। दरबार में जैसे एक बम फट पड़ा हो। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यह कैसा सवाल था? एक विशाल जीवित हाथी का वजन, वह भी बिल्कुल सटीक। यह तो असंभव था। मिर्जा यूसुफ ने अपनी चुनौती में एक और शर्त जोड़ दी, लेकिन एक शर्त है, जहांपना। हाथी को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उसे काटा या घायल नहीं किया जा सकता। और हाँ, मेरे पास वजन नापने के लिए कोई तराजू भी नहीं है। आपको बिना किसी तराजू के उसका वजन बताना होगा। अब तो दरबारियों के चेहरे का रंग ही उड़ गया। यह तो सिर्फ एक पहेली नहीं थी, यह एक अपमान था। मिर्जा यूसुफ साफ साफ यह जताना चाह रहा था कि मुगल सल्तनत के पास इस असंभव सवाल का कोई जवाब नहीं है। अकबर का चेहरा गर्व और क्रोध से तमतमा गया। यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, यह उनकी और उनकी सल्तनत की इज्जत का सवाल था। उन्होंने अपनी भारी आवाज में ऐलान किया, मिर्जा यूसुफ, हमें तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। एक हफ्ते के अंदर हम तुम्हें गजराज का सटीक वजन बताएंगे। अगर हम ऐसा न कर सके तो हम अपनी हार मानेंगे। लेकिन अगर हमने कर दिखाया तो तुम्हें भरे दरबार में यह स्वीकार करना होगा कि हिंदुस्तान की बुद्धि फारस के ज्ञान से किसी भी मायने में कम नहीं है। मिर्जा यूसुफ ने अदब से झुककर कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है आलमपना। मैं एक हफ्ते तक आपके जवाब का इंतजार करूंगा। दरबार हो गया, लेकिन अकबर के मन में एक तूफान छोड़ गया। उन्होंने अपनी सल्तनत की इज्जत दांव पर लगा दी थी। अब सवाल यह था कि एक जिंदा हाथी को बिना तराजू के तौला कैसे जाए। अध्याय 2, व्यर्थ प्रयास और बढ़ती निराशा। अकबर ने तुरंत अपने सबसे काबिल मंत्रियों, विद्वानों, गणितज्ञों और वास्तुकारों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई। शाही हाथी गजराज को एक बड़े से मैदान में लाया गया। गजराज वाकई में एक शानदार जीव था। पहाड़ जैसा उसका शरीर, खंभे जैसे उसके पैर और एक बच्चे जैसी मासूम उसकी आंखें। उसे देखकर समस्या और भी विकट लग रही थी। अकबर ने गरजकर कहा, हमारे पास एक हफ्ता है। हमें इस हाथी का वजन पता लगाना है। अपने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और कोई तरकीब निकालो। इसके बाद जो हुआ वह विचारों का एक ऐसा हास्यास्पद प्रदर्शन था जिसे देखकर कोई भी हंस पड़ता अगर मामला इतना गंभीर न होता। पहला प्रयास, विशाल तराजू का विचार। दीवाने-कास, जो खुद को बहुत बुद्धिमान समझते थे, ने सुझाव दिया, जहांपनाह, हमें एक विशाल तराजू का निर्माण करना चाहिए।
इतना बड़ा कि एक पलड़े पर हाथी को खड़ा किया जा सके और दूसरे पलड़े पर पत्थर रखकर उसे तौला जा सके। यह सुनने में तो अच्छा लगा, लेकिन एक वास्तुकार ने तुरंत इस विचार की धज्जियां उड़ा दीं। दीवान साहब, माफी चाहता हूं, लेकिन यह असंभव है। इतना बड़ा तराजू बनाने के लिए हमें एक पूरा पेड़ चाहिए होगा जो एक विशाल धरन बीम का काम कर सके। वह धरन इतनी मजबूत होनी चाहिए कि हाथी का वजन सह सके, जो लगभग नामुमकिन है। और उसे उठाने के लिए जो आधार फुलक्रम चाहिए होगा, उसे बनाने में ही महीनों लग जाएंगे। हमारे पास सिर्फ 7 दिन हैं। यह विचार तुरंत खारिज कर दिया गया। दूसरा प्रयास, गणितीय गणना का सिद्धांत। एक मशहूर गणितज्ञ जिन्हें अपनी गणनाओं पर बड़ा नाज था, आगे आए। आलमपनाह, हमें तराजू की जरूरत नहीं। हम विज्ञान का उपयोग करेंगे। हम हाथी के शरीर के हर हिस्से को मापेंगे। उसकी सूंड की लंबाई, पेट की गोलाई, पैरों की ऊंचाई। फिर हम इन हिस्सों को सिलेंडर, गोले और शंकु जैसी ज्यामितीय आकृतियों में विभाजित करेंगे और गणितीय सूत्रों का उपयोग करके उसका आयतन, वॉल्यूम निकालेंगे। एक बार आयतन पता चल गया तो हम घनत्व, डेंसिटी के अनुमान से वजन निकाल सकते हैं। यह विचार कुछ लोगों को पसंद आया। काम शुरू हुआ। दसियों लोग फीते और लकड़ियां लेकर गजराज को नापने पहुंच गए। गजराज, जो एक शांत स्वभाव का हाथी था, पहले तो खड़ा रहा, लेकिन जब लोग उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच घुसकर उसे नापने लगे तो वह बिदक गया। उसने एक चिंगाड़ मारी और सूंड घुमाई, जिससे सारे गणितज्ञ और उनके सहायक धूल फांकते हुए इधर-उधर गिर पड़े। किसी तरह उसे शांत किया गया, लेकिन यह साफ हो गया था कि इस तरह सटीक माप लेना असंभव था। हाथी का शरीर कोई चिकना, ज्यामितीय आकार नहीं था। वह हर पल सांस ले रहा था, हिलडुल रहा था। 2-3 दिनों की मशक्कत के बाद गणितज्ञ ने हार मान ली और कहा कि इस विधि से मिलने वाला वजन सिर्फ एक मोटा अनुमान होगा, सटीक नहीं। तीसरा प्रयास, टुकड़ों का भयावह सुझाव। 4 दिन बीत चुके थे और दरबार में निराशा के बादल मंडरा रहे थे। मिर्जा यूसुफ जब भी किसी दरबारी से मिलता तो उसकी आंखों में एक विजी मुस्कान होती जो जले पर नमक का काम करती। हताशा में एक क्रूर सिपहसालार ने एक भयावह सुझाव दिया। हुजूर, अगर हम हाथी को तौल नहीं सकते तो हम उसके हिस्सों को तो तौल सकते हैं। हम हाथी को काटकर उसके हर हिस्से को अलग अलग तौल लें और फिर कुल वजन जोड़ दें। यह सुनते ही अकबर गुस्से से आग बबूला हो गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की? यह गजराज है, हमारा प्रिय हाथी, कोई बेजान वस्तु नहीं। तुम्हारी जबान काट लेनी चाहिए ऐसा घृणित विचार मन में लाने के लिए। उस सिपहसालार को तुरंत दरबार से निकाल दिया गया। अब अकबर वाकई में चिंतित हो गए थे। उनकी सल्तनत की इज्जत मिट्टी में मिलने वाली थी। उनके सारे विद्वान और बुद्धिमान मंत्री एक हाथी के सामने बौने साबित हो गए थे। इसी पूरी गहमागहमी और अफरातफरी के बीच एक व्यक्ति था जो खामोशी से सब कुछ देख रहा था। वह न तो कोई सुझाव दे रहा था, न ही किसी बहस में हिस्सा ले रहा था। वह बस गजराज को देखता, यमुना नदी के किनारे टहलता और गहरी सोच में डूबा रहता। वह व्यक्ति था अकबर का नवरत्न बीरबल। 5वें दिन की शाम को जब अकबर पूरी तरह हताश होकर अपने बाग में टहल रहे थे, बीरबल उनके पास पहुंचे। जहांपनाह, आप इतने चिंतित क्यों हैं? आपके चेहरे पर इतनी परेशानी मैंने पहले कभी नहीं देखी, बीरबल ने नरमी से कहा। अकबर ने अपनी सारी भड़ास निकाल दी। चिंतित न हो तो क्या करूं बीरबल? उस घमंडी ईरानी दूत के सामने हमारी नाक कटने वाली है। 2 दिन बचे हैं और हमारे पास कोई जवाब नहीं है।
लगता है इस बार तुम्हारी बुद्धि ने भी जवाब दे दिया है। बीरबल मुस्कुराए। उनकी आंखों में वही चिरपरिचित चमक थी जो किसी भी समस्या को सुलझाने से पहले दिखाई देती थी। आलमपनाह, चिंता न करें, इसका हल है और बहुत ही सरल है। मुझे बस आपकी इजाजत और कुछ चीजों की जरूरत है। अकबर ने उम्मीद भरी नजरों से देखा। क्या चाहिए तुम्हें बीरबल? जो मांगोगे मिलेगा। बीरबल ने कहा, मुझे एक बड़ी मजबूत नाव चाहिए। साथ ही मुझे गजराज, उसके महावत और यमुना नदी के किनारे कुछ समय चाहिए। और हाँ, कुछ मजदूरों और बहुत सारे पत्थरों का इंतजाम करवा दें। अकबर हैरान रह गए। नाव? पत्थर? इसका हाथी के वजन से क्या लेना देना? दरबारियों ने जिन्होंने यह सुना वे मन ही मन हंसने लगे। उन्हें लगा कि बीरबल भी अब बहकी भकी बातें करने लगे हैं। लेकिन अकबर के पास बीरबल पर भरोसा करने के सिवा कोई चारा नहीं था। उन्होंने तुरंत बीरबल की मांगों को पूरा करने का आदेश दिया। अध्याय 3, यमुना के किनारे एक अनोखा प्रयोग। चुनौती का आखिरी दिन आ गया। सुबह से ही यमुना नदी के किनारे मेले जैसा माहौल था। खबर फैल गई थी कि बीरबल आज हाथी का वजन करने का कोई अनोखा प्रयास करने वाले हैं। हजारों की संख्या में आम लोग तमाशा देखने जमा हो गए थे। मिर्जा यूसुफ अपने ईरानी साथियों के साथ एक कांस शामियाने में बैठा था। उसके चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान थी, जैसे वह बीरबल की अंतिम असफलता का मजा लेने आया हो। शहंशाह अकबर भी अपने मंत्रियों के साथ वहां मौजूद थे। उनके चेहरे पर चिंता और उम्मीद के मिले-जुले भाव थे। बीरबल पूरी तरह शांत थे। उन्होंने सबसे पहले एक बड़ी और खाली नाव को नदी के किनारे पानी में स्थिर करवाया। फिर उन्होंने गजराज के महावत राम सिंह को इशारा किया। राम सिंह धीरे धीरे गजराज को पुचकारते हुए नाव की ओर ले गया। एक मजबूत तख्ते के सहारे गजराज को बहुत सावधानी से नाव पर चढ़ाया गया। जैसे ही पहाड़ जैसे हाथी ने नाव पर कदम रखा, नाव पानी में काफी नीचे धंस गई। गजराज को नाव के बीचों बीच खड़ा कर दिया गया ताकि संतुलन बना रहे। अब बीरबल एक छोटी डोंगी में बैठकर उस बड़ी नाव के पास गए। उन्होंने देखा कि हाथी के वजन से नाव पानी में कहाँ तक डूबी है। उन्होंने कोयले के एक बड़े टुकड़े से नाव के चारों ओर पानी के स्तर को छूती हुई एक मोटी और साफ रेखा खींच दी। दरबारियों और मिर्जा यूसुफ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। रेखा खींचने के बाद बीरबल ने महावत को इशारा किया। गजराज को उतनी ही सावधानी से नाव से उतार लिया गया। जैसे ही हाथी नाव से उतरा, नाव झट से पानी में ऊपर उठ गई। अब बीरबल ने अपना अगला हुक्म दिया। इस नाव को उस निशान तक पत्थरों से भर दो। मजदूरों ने काम शुरू कर दिया। वे बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें उठाकर नाव में फेंकने लगे। बीरबल डोंगी में बैठे बड़ी बारीकी से नाव पर नजर रखे हुए थे। जैसे जैसे नाव पत्थरों से भर रही थी, वह वापस पानी में डूबने लगी। सभी की सांसें रुकी हुई थीं। मिर्जा यूसुफ की आंखों में अब व्यंग्य की जगह हैरानी और जिज्ञासा ने ले ली थी। उसे धीरे धीरे समझ आ रहा था कि यह कोई मजाक नहीं, बल्कि विज्ञान का एक अद्भुत प्रयोग हो रहा है। मजदूर पत्थर डालते रहे और फिर एक समय ऐसा आया जब नाव ठीक उसी निशान तक डूब गई जो बीरबल ने कोयले से बनाया था। बस रुक जाओ, बीरबल ने जोर से आवाज दी। एक भी पत्थर और नहीं। वह शहंशाह अकबर की ओर मुड़े और अदब से झुककर बोले, जहां पनाह, अब बस इन पत्थरों का वजन करना बाकी है। नाव में मौजूद इन सभी पत्थरों का कुल वजन ही आपके प्रिय हाथी गजराज का सटीक वजन है। अध्याय 4, बुद्धि की विजय और अहंकार की हार।
एक पल के लिए नदी के किनारे पूर्ण सन्नाटा छा गया, और फिर जैसे ही लोगों को बीरबल की बात का मतलब समझ में आया, पूरा माहौल तालियों और बीरबल की जय के नारों से गूंज उठा। मिर्जा यूसुफ का मुंह खुला का खुला रह गया था। वह अपनी आंखों के सामने एक असंभव को संभव होते देख रहा था। यह विचार इतना सरल, इतना मौलिक और इतना सटीक था कि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। शहंशाह अकबर का चेहरा गर्व से दमक रहा था। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपनी सल्तनत की इज्जत बचा ली थी, और इसका श्रेय उनके सबसे बुद्धिमान नवरत्न बीरबल को जाता था। अगला काम आसान था। नाव से उन सभी पत्थरों को उतारा गया। छोटे छोटे कई साधारण तराजुओं पर उन पत्थरों को हिस्सों में तौल लिया गया और फिर कुल वजन को जोड़ दिया गया। कुछ घंटों की मेहनत के बाद गजराज का सटीक वजन सामने आ गया। अकबर ने एक शाही मुंशी को हुक्म दिया कि वह वजन को एक रेशमी फरमान पर लिखे। शाम को दरबार फिर से लगा। बीरबल ने वह रेशमी फरमान मिर्जा यूसुफ को पेश किया। मिर्जा यूसुफ अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने फरमान को देखा, फिर उसने बीरबल की ओर देखा, और इस बार उसकी आंखों में घमंड नहीं बल्कि सच्चा सम्मान था। उसने भरे दरबार में अपना सिर झुकाया और कहा, शहंशाह हिंद, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ, और मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि किताबी ज्ञान से कहीं ज्यादा बड़ी व्यावहारिक बुद्धि होती है। आज बीरबल जी ने यह साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान का ज्ञान किसी से कम नहीं बल्कि कई मायनों में बहुत आगे है। इन्होंने न केवल एक हाथी को तौला है बल्कि मेरे अहंकार को भी तौल दिया है। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अकबर ने अपने गले से कीमती मोतियों का हार उतारकर बीरबल को पहना दिया और उन्हें अशर्फियों से भरी एक थैली भेंट की। बाद में जब अकबर और बीरबल अकेले थे तो अकबर ने पूछा, बीरबल, हमें सच सच बताओ, यह अद्भुत विचार तुम्हारे मन में कैसे आया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, इसका सिद्धांत बहुत सरल है। विज्ञान कहता है कि कोई भी वस्तु जब पानी में डाली जाती है तो वह अपने वजन के बराबर पानी हटाती है। मैंने बस इसी सिद्धांत का उल्टा इस्तेमाल किया। मैंने पहले यह पता लगाया कि हाथी ने कितना पानी हटाया, यानी नाव को कितना डुबोया, और फिर मैंने उतने ही पानी को हटाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया। जब दोनों स्थितियों में नाव बराबर डूबी तो इसका मतलब साफ था कि दोनों का वजन भी बराबर है। अकबर बीरबल की सरलता और बुद्धिमत्ता से एक बार फिर कायल हो गए। उन्होंने सीखा कि सबसे जटिल समस्याओं का समाधान अक्सर सबसे सरल विचारों में छिपा होता है। जरूरत बस समस्या को एक अलग नजरिए से देखने की होती है। और इस तरह यह कहानी हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई, एक ऐसे बुद्धिमान मंत्री की कहानी जिसने अपनी सूझबूझ से न सिर्फ एक हाथी का वजन किया बल्कि अपने शहंशाह और अपनी सल्तनत के मान को भी बुलंदी पर पहुंचा दिया। मौजूद थे सुलेमान अल-फारसी एक कोने में खड़ा, चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान लिए सब कुछ देख रहा था। शाही अस्तबल के सबसे वरिष्ठ सालोत्री उस्ताद रहमत खान आगे बढ़े। उन्हें घोड़ों की नस्ल पहचानने में महारत हासिल थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन घोड़ों के बीच गुजारा था और दावा करते थे कि वह घोड़े के शरीर की गंध से उसकी नस्ल बता सकते हैं। उस्ताद रहमत खान ने दोनों घोड़ों का बड़ी बारीकी से निरीक्षण करना शुरू किया। भौंरी की परीक्षा, द हेयर वर्ल्ड टेस्ट, उन्होंने सबसे पहले घोड़ों के शरीर पर बालों के भंवर यानी भौंरी को देखना शुरू किया। माना जाता था कि शुभ और आला नस्ल के घोड़ों के शरीर पर भौंरियां खास जगहों पर होती हैं। उन्होंने घंटों तक दोनों घोड़ों के शरीर के हर इंच को जांचा, लेकिन उनकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब उन्होंने पाया कि दोनों घोड़ों के शरीर पर भौंरियां बिल्कुल एक ही जगह पर और एक ही दिशा में थीं। यह लगभग असंभव था,
मानो किसी ने दूसरे घोड़े को पहले वाले की नकल करके बनाया हो। हड्डियों और पुट्ठों की जांच, द बोन एंड मसल स्ट्रक्चर टेस्ट। इसके बाद उन्होंने दोनों घोड़ों की हड्डियों के ढांचे और पुट्ठों की बनावट को जांचा। उन्होंने उनकी गर्दन का झुकाव, उनकी पीठ की लंबाई और उनके सीने की चौड़ाई को अपनी अनुभवी नजरों से मापा। लेकिन यहां भी नतीजा सिफर रहा। दोनों घोड़े शारीरिक रूप से इतने और एक समान थे कि उनमें फर्क करना नामुमकिन था। आंखों की चमक और स्वभाव की परीक्षा, द टेम्परामेंट टेस्ट। उस्ताद रहमत खान ने दोनों घोड़ों की आंखों में झांका। वे उनकी आंखों में उस खास चमक को ढूंढ रहे थे जो खालिस अरबी घोड़ों की पहचान होती है। लेकिन दोनों की आंखों में एक जैसी समझदारी और शांति थी। उन्होंने घोड़ों के पास जाकर उनकी प्रतिक्रिया देखी। दोनों घोड़े शांत रहे और उन्होंने प्यार से अपना सिर उस्ताद के हाथों पर रख दिया। एक एक करके सल्तनत के सभी नामी गिरामी विशेषज्ञ आगे आए। किसी ने उनके खुरों की बनावट जांची तो किसी ने उनकी चमड़ी की मोटाई, किसी ने उनके सांस लेने की आवाज सुनने की कोशिश की। लेकिन हर परीक्षण, हर तरीका विफल हो रहा था। दोनों घोड़े हर पैमाने पर एक समान थे। शाम हो गई। विशेषज्ञों के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उन्होंने अकबर के सामने हाथ जोड़ दिए। आलम पनाह, हम नाकाम रहे। इन दोनों घोड़ों में फर्क करना हमारे बस की बात नहीं है। ऐसा लगता है जैसे इन्हें एक ही सांचे में ढाला गया है। अकबर का चेहरा शर्मिंदगी और गुस्से से लाल हो गया। सुलेमान की व्यंग्यात्मक मुस्कान उन्हें तीर की तरह चुभ रही थी। सल्तनत की इज्जत दांव पर लगी थी। अब क्या होगा? क्या उन्हें अपनी हार माननी पड़ेगी और उस घमंडी सौदागर को मुंह मांगी कीमत देनी पड़ेगी? पूरी महफिल में जब निराशा और खामोशी छाई हुई थी, तब एक शांत और स्थिर आवाज गूंजी, अगर जहांपनाह हुक्म दें तो क्या यह नाचीज एक कोशिश कर सकता है? सबने मुड़कर देखा। यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि अकबर के सबसे चतुर और हाजिर जवाब नवरत्न बीरबल की थी। बीरबल अब तक खामोशी से एक कोने में खड़े यह सारा तमाशा देख रहे थे। उनके चेहरे पर न कोई चिंता थी, न कोई घबराहट। अकबर की डूबती उम्मीदों को जैसे एक तिनके का सहारा मिल गया। बीरबल, तुम घोड़ों के बारे में क्या जानते हो? यहाँ बड़े बड़े उस्ताद हार मान चुके हैं। बीरबल ने अदब से झुककर कहा, आलम पनाह, यह सच है कि मैं घोड़ों का विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मैं इंसान और जानवर के चरित्र का थोड़ा बहुत जानकार जरूर हूँ। कभी कभी जो चीज आंखें नहीं देख पाती, उसे समझने के लिए एक अलग नजरिए की जरूरत होती है। सुलेमान अल-फारसी हंस पड़ा। एक दरबारी कवि घोड़ों की नस्ल पहचानेगा? यह तो और भी दिलचस्प होगा। अकबर के पास खोने के लिए अब कुछ नहीं था। उन्होंने हताशा में कहा, ठीक है बीरबल, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। कल सूर्यास्त तक का समय है तुम्हारे पास। अगर तुम सफल हुए तो मुंह मांगा इनाम पाओगे, और अगर नाकाम हुए। अकबर वाक्य अधूरा छोड़कर चुप हो गए। बीरबल मुस्कुराए। मुझे इनाम नहीं, बस आपकी इजाजत और कुछ इंतजाम चाहिए। जहां पनाह, क्या चाहिए तुम्हें? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, इन दोनों घोड़ों को आज रात के लिए मेरे हवाले कर दिया जाए, और मुझे एक बड़ा, खाली और घिरा हुआ मैदान चाहिए, जिसके एक छोर पर एक खाई हो, लगभग 10 फुट चौड़ी। यह सुनकर सब हैरान रह गए। घोड़े की पहचान के लिए खाई का क्या काम? दरबारियों को लगा कि बीरबल का दिमाग फिर गया है। लेकिन अकबर ने बीरबल की अजीबोगरीब मांग को पूरा करने का हुक्म दे दिया। रात घिर आई थी। सल्तनत की इज्जत का पूरा दारोमदार अब बीरबल के एक अजीब से प्रयोग पर टिका था। अध्याय 3। बीरबल का विचित्र प्रयोग। रात के अंधेरे में शहर के बाहर बने एक बड़े मैदान को शाही मशालों से रोशन किया गया।
मैदान के एक छोर पर मजदूरों ने बीरबल के निर्देशानुसार एक 10 फुट चौड़ी और गहरी खाई खोद दी थी। अकबर, सुलेमान अल-फारसी और सभी प्रमुख दरबारी एक ऊंचे चबूतरे पर बैठकर यह देखने के लिए जमा हुए थे कि बीरबल आखिर करने क्या वाले हैं। बीरबल ने दोनों घोड़ों, बादल और बिजली को मैदान के दूसरे छोर पर खड़े करने का आदेश दिया। वे दोनों शांत खड़े थे, उनकी काली काया रात में और भी रहस्यमयी लग रही थी। बीरबल ने एक शाही घुड़सवार को बुलाया और उसे एक अजीब सा निर्देश दिया। तुम्हें इन दोनों घोड़ों के पीछे जाकर जोर से चाबुक फटकारना है और उन्हें डराना है ताकि वे डरकर खाई की ओर बेतहाशा दौड़ें। यह सुनकर अकबर चौंक गए। बीरबल, यह तुम क्या कर रहे हो? इस तरह तो घोड़े खाई में गिरकर अपनी टांगें तोड़ लेंगे। ये कीमती जानवर हैं। बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया। भरोसा रखें जहांपना। कभी कभी किसी के असली चरित्र को परखने के लिए उसे एक मुश्किल और अप्रत्याशित परिस्थिति में डालना पड़ता है। डर ही वह कसौटी है जो अच्छे और सर्वश्रेष्ठ के बीच का फर्क बताती है। सुलेमान भी हैरान था। यह कैसा परीक्षण था? उसने आज तक नस्ल पहचानने का ऐसा तरीका न देखा था, न सुना था। फिर भी वह खामोश रहा, यह देखने के लिए कि बीरबल की यह मूर्खता कहाँ जाकर खत्म होती है। अकबर ने भारी मन से इजाजत दे दी। घुड़सवार ने घोड़ों के पीछे जाकर जोर से हवा में चाबुक फटकारा। की तेज आवाज रात की खामोशी को चीर गई। दोनों घोड़े, जो अब तक शांत खड़े थे, अचानक हुई इस हरकत से बुरी तरह डर गए। उन्होंने हिनहिनाकर अपने अगले पैर उठाए और फिर जान बचाने के लिए अंधाधुंध उस दिशा में दौड़ने लगे जिधर खाई थी। वे तूफान की गति से दौड़ रहे थे। उनके खुरों की टाप से जमीन कांप रही थी। चबूतरे पर बैठे लोगों की सांसें अटक गईं। वे देख रहे थे कि दो अनमोल जानवर अपनी मौत की ओर भागे जा रहे हैं। अकबर ने घबराकर अपनी आंखें लगभग बंद कर लीं। दोनों घोड़े खाई के नजदीक पहुंच रहे थे। 8 गज, 5 गज, 3 गज। अब उनका खाई में गिरना लगभग तय था। और फिर ठीक खाई के किनारे पहुंचने से एक पल पहले एक चमत्कार हुआ। पहला घोड़ा, बादल, वह अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था। उसे सामने सिर्फ अपनी मौत दिखाई दे रही थी। डर ने उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी थी। उसने खाई को पार करने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि आखिरी पल में घबराकर वह बुरी तरह एक तरफ को मुड़ा और फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। वह बुरी तरह हिनहिना रहा था। डर उस पर हावी हो चुका था। दूसरा घोड़ा, बिजली, वह भी उतनी ही तेजी से दौड़ रहा था। उसकी आंखों में भी डर था, लेकिन उस डर के पीछे एक आत्मविश्वास की झलक भी थी। जैसे ही वह खाई के किनारे पहुंचा, उसने अपनी पूरी ताकत और हिम्मत को समेटा। उसके पिछले पैरों की मांसपेशियां तन गईं और उसने एक अविश्वसनीय छलांग लगाई। वह हवा में एक काले तीर की तरह उड़ा और आसानी से 10 फुट चौड़ी खाई को पार करके दूसरी तरफ सुरक्षित उतर गया। वहां खड़े होकर उसने गर्व से अपनी गर्दन घुमाई और पीछे मुड़कर देखा, जैसे कह रहा हो कि असली नस्ल चुनौतियों से घबराती नहीं, बल्कि उनका सामना करती है। पूरे मैदान में एक गहरा सन्नाटा छा गया, जिसे सिर्फ गिरे हुए घोड़े के हिनहिनाने की आवाज तोड़ रही थी। अध्याय 4, चरित्र का अनावरण। बीरबल के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। वह अकबर की ओर मुड़े, जिन्होंने अपनी आंखें खोल ली थीं और जो कुछ उन्होंने देखा उस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। बीरबल ने खाई पार कर चुके घोड़े की ओर इशारा करते हुए कहा, जहांपनाह, यही है बिजली। यही है खालिस असील नस्ल का घोड़ा, जिसकी रगों में शाही खून दौड़ता है। सुलेमान अल-फारसी का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखों में अविश्वास और सदमे का भाव था। वह जानता था कि बीरबल ने सही घोड़े को पहचान लिया है।
लेकिन कैसे? यह कौन सा जादू था? अकबर ने बीरबल से पूछा। बीरबल: यह अद्भुत था, लेकिन तुमने यह कैसे किया? इस अजीब परीक्षा का क्या राज है? अब बीरबल ने वह समझाया जो किसी भी सालोत्री की किताब में नहीं लिखा था। आलमपनाह, बीरबल ने अपनी बात शुरू की, नस्ल सिर्फ हड्डियों, मांसपेशियों और भौंरियों का नाम नहीं है। नस्ल का असली मतलब है चरित्र, जो खून में होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। मैंने सिर्फ इन घोड़ों के चरित्र की परीक्षा ली। उन्होंने गिरे हुए घोड़े की ओर इशारा करते हुए कहा, यह बादल एक बहुत अच्छा और मजबूत घोड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसकी नस्ल में कहीं न कहीं मिलावट है। इसका चरित्र एक आम घोड़े जैसा है। जब इस पर अचानक कोई मुसीबत आई, कोई जानलेवा खतरा आया, तो डर इस पर हावी हो गया। इसकी सोचने की शक्ति खत्म हो गई और यह घबराकर गिर पड़ा। इसने अपनी हिम्मत और अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं किया। फिर बीरबल ने खाई पार कर चुके घोड़े की ओर गर्व से देखा। लेकिन यह जहांपनाह, यह बिजली है। यह सिर्फ एक जानवर नहीं, एक योद्धा है। इसकी रगों में सदियों की बहादुरी और आत्मविश्वास दौड़ रहा है। जब इसके सामने भी वही खतरा आया, तो यह भी डरा, लेकिन इसने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। इसने आखिरी पल तक अपनी हिम्मत नहीं हारी। इसे अपनी काबिलियत पर, अपनी छलांग पर भरोसा था। इसने खतरे का सामना किया और उसे पार कर लिया। यही एक आला नस्ल और एक आम नस्ल के बीच का असली फर्क है। एक खतरे से भागता है, दूसरा खतरे को लांघ जाता है। एक का चरित्र डर से बनता है, दूसरे का चरित्र हिम्मत से। बीरबल की यह व्याख्या सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। यह घोड़ों की नहीं, बल्कि जीवन के एक बहुत बड़े दर्शन की बात थी। सुलेमान अल-फारसी अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे चलकर बीरबल के सामने आया। उसने अपना सिर झुका दिया। मैं अपनी हार मानता हूं और मैं आपके ज्ञान के आगे नतमस्तक हूं। आपने वह राज जान लिया है जिसे हम अरब के कबीलों में दिल की परख कहते हैं। यह सच है कि एक असली असील घोड़ा कभी अपनी हिम्मत नहीं हारता। आज आपने मुझे भी एक सबक सिखा दिया कि असली पारखी वह नहीं जो सिर्फ बाहरी शरीर को देखे, बल्कि वह है जो अंदर की रूह को पहचान ले। अध्याय 5 बुद्धि की जीत और एक गहरा सबक। शर्त के अनुसार दोनों शानदार घोड़े अब मुगलिया सल्तनत की संपत्ति थे, लेकिन अकबर के लिए यह जीत घोड़ों को पाने से कहीं ज्यादा बड़ी थी। यह बुद्धि और सम्मान की जीत थी। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया और कहा, बीरबल, आज तुमने सिर्फ हमारी इज्जत ही नहीं बचाई, बल्कि हमें एक ऐसा सबक भी सिखाया है जो हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तुमने साबित कर दिया कि सच्चा ज्ञान किताबों या विशेषज्ञता का मोहताज नहीं होता। वह तो गहरी समझ और चीजों को अलग नजरिए से देखने की कला है। अकबर ने सुलेमान अल-फारसी को न सिर्फ माफ कर दिया, बल्कि उसे अपनी सल्तनत में व्यापार करने की विशेष इजाजत भी दी, इस शर्त पर कि वह हमेशा ईमानदारी से काम करेगा। यह कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग बीरबल की बुद्धिमत्ता के और भी कायल हो गए। यह किस्सा सिर्फ घोड़ों की पहचान का नहीं रहा, बल्कि यह एक मिसाल बन गया कि किसी भी इंसान या जानवर का असली मूल्य उसकी शक्ल सूरत या ताकत से नहीं, बल्कि मुश्किल समय में दिखाए गए उसके चरित्र से होता है। और इस तरह बीरबल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि जब बड़े बड़े विशेषज्ञों का ज्ञान समाप्त हो जाता है, तब एक शांत और चतुर दिमाग का काम शुरू होता है, जो सतह के नीचे छिपे सत्य को उजागर कर देता है।